आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है जैव विक्रम यानी कि इसको इंग्लिश में बोल देते हैं लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव विक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं पूरा का पूरा यहाँ पर फुल चैप्टर कवर करूँगा और विथ नोट्स के साथ, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर समझाऊंगा भी और साथ में आपको इसके नोट्स भी दूंगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर भी लिखवाऊंगा, ताकि आपका फेयर भी कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपके पास में नोट्स भी हो जाएं और सारा का सारा चैप्टर आपको समझ में भी आ जाए। और ये चैप्टर किस एग्जाम के लिए है, तो भाई साहब देख लीजिए, ये जो चैप्टर है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये आपके 2025 या 26 में जो आपके फाइनल एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, चाहे आपके क्वार्टरली एग्जाम हो, चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपके प्री बोर्ड हो, चाहे आपका फाइनल एग्जाम यानी कि बोर्ड की परीक्षाएं हो, उन सभी पेपर्स के लिए ये चैप्टर आपका बहुत ही मददगार रहने वाला है, क्योंकि मैं फुल चैप्टर को कवर करूंगा और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। और ये मैं वादा करता हूं कि आप यदि पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से अटेंड करते हैं तो आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आपकी कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 और ये है हमारी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव विक्रम। तो आइए जल्दी से इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि इसमें लिखा है जैव विक्रम, तो आइए सबसे पहले इसी टर्म को समझ लेते हैं कि जैव विक्रम का एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है जैव विक्रम फर्स्ट पॉइंट, तो ये तो मैंने टॉपिक लिखा है कि जैव विक्रम, लेकिन आप लोग ऐसे इसका क्वेश्चन बना सकते हैं कि जैव विक्रम किसे कहते हैं। तो जो भी मैं यहाँ पर टॉपिक लिखूंगा उसका आप लोग ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि जैव विक्रम किसे कहते हैं, या ये चीज़ क्या है, या इसको समझाइए। ऐसे आप लोग क्वेश्चन बनाते जाइएगा। तो आइए समझ लेते हैं जैव विक्रम किसे कहते हैं। तो देखिए जरा, जैव विक्रम क्या होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सी डेफिनेशन लिखा हूँ ताकि मैं आपको समझाते भी जाऊँ और आप लोग यहाँ से देख करके अपने नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है, तो देखिए, जैव विक्रम वे क्रियाएं हैं। सबसे पहली बात तो ये क्रियाएं हैं यानी कि प्रोसेस हैं। तो जैव विक्रम वे क्रियाएं हैं जो जीवों के शरीर के भीतर होने वाले जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। यानी कि जो जीवों के शरीर के भीतर जीवन है, यानी कि जो आपके भीतर जो जीवन है जिससे आप जीवित हैं, जिससे मैं जीवित हूँ और जिससे मैं बोल पा रहा हूँ, या जितने भी जो जीव जंतु हैं वो जिसकी वजह से जीवित रहते हैं, तो वो जो सभी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को ही बोल देते हैं जैव विक्रम। ठीक है, और जैव विक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं यहाँ पर आती हैं, तो देख लीजिए, जैव विक्रम में आती है हमारी पाचन। क्या आती है हमारी पाचन और श्वसन, और इसके बाद आती है हमारी उत्सर्जन और फिर आती है हमारी प्रजनन। तो देखिए, पाचन में क्या होता है कि भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। श्वसन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं और ऊर्जा बनाते हैं शरीर के लिए। और उत्सर्जन में क्या होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। प्रजनन में क्या होता है, नया जीव उत्पन्न होता है। तो ये सभी कार्य आप लोग देखेंगे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन, ये किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए और एक नया जीव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हैं। तो वे सभी विक्रम जो जीवों के शरीर के भीतर जो जीवन है उसके लिए आवश्यक होती हैं, ताकि वो जीव है वो जीवित रहे और अपनी जिंदगी को बनाए रखे। तो उन्हीं सभी विक्रमों को, प्रोसेस को बोल देते हैं जैव विक्रम। ठीक है, अब हम इन सभी विक्रमों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। पाचन को, श्वसन को, उत्सर्जन को, प्रजनन को, हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, और डाइजेशन में ये यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पाचन हो रहा है, ये रेस्पिरेशन यानी कि हमारी ये श्वसन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, उत्सर्जन, और ये हमारा हो गया रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। ठीक है, तो आइए जल्दी से अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या है। और आप लोग अपनी पेन और कॉपी जरूर निकाल लीजिए ताकि आप लोग नोट्स बनाते जाएं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं निकाली है तो पेन और कॉपी यानी कि अपना फेयर जरूर निकाल लीजिए। ठीक है, और वहीं पर बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में यहाँ पर पोषण। तो देखिए, अब आप लोग इसका क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं कि पोषण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो आइए देख लेते हैं पोषण। ठीक है, तो देखिए जरा पोषण, हाँ, तो देखिए पोषण क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन प्राप्त करता है
और उसे अपने शरीर में उपयोग करके, पहली बात तो वो भोजन प्राप्त करता है, फिर उसको शरीर में उपयोग करके क्या करता है, वृद्धि करता है, अपने शरीर की मरम्मत यानी रिपेयर करता है और कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्ति करता है और शरीर के सभी कार्यों को संचालन में लगा देता है। तो यही हमारा क्या है, पोषण। और इसकी जो नॉर्मल सी डेफिनेशन यदि आप लोग सीखना चाहें तो भोजन को ग्रहण करके ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, भोजन को ग्रहण करके उसे ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोल देते हैं, पोषण। अब भाई आप लोग बताइए, हम लोग पोषण यानी कि हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, हम लोग खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें ऊर्जा मिले। और ऊर्जा किस लिए जरूरी होती है, ताकि हम हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्य कर पाएं, जैसे कि हमें स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, पढ़ाई करनी है, खेलना है, कूदना है, गप्पे भी मारना है। तो इन सभी कार्यों के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए हमें भोजन लेने पड़ेगा। तो भोजन को ग्रहण करके उसे ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोषण। ठीक है, क्या बोल देते हैं, पोषण। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो ये क्या है, भोजन को ऐसे चबाना और चबा करके शरीर में क्या प्राप्त कर लेना, ऊर्जा। ये क्या कहलाता है, पोषण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर हमने पोषण को समझ लिया। अब पोषण के आ जाते हैं प्रकार। जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग क्वेश्चन ऐसा बना लीजिए कि पोषण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो पोषण मुख्यतः यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला होता है यहाँ पर हमारा कौन सा, स्वपोषी पोषण। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण। और दूसरा होता है यहाँ हमारा विषमपोषी पोषण। तो देख लेते हैं आप स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, नाम सुनते ही आपको आ गया होगा। तो देखिए, स्वपोषी पोषण वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं। और ये किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 से अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि स्वपोषी पोषण के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं, तो हरे पेड़ पौधे हैं और नीली हरी शैवाल। हरे पेड़ पौधे और नीली हरी शैवाल, ये किसके उदाहरण हैं भैया, स्वपोषी पोषण के। तो स्वपोषी पोषण क्या है, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब स्वयं कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। जैसे सूरज का प्रकाश ले लिया, जड़ों से जल ले लिया और वातावरण से CO2 ले ली और फिर ये प्रोसेस कर लेते हैं और अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बना लेते हैं। और इसे कौन बनाता है, जैसे हरे पेड़ पौधे और नीले हरे शैवाल। ठीक है, अब देख लेते हैं विषमपोषी पोषण। तो भैया विषमपोषी पोषण क्या है, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। तो वह पोषण क्या कहलाता है, विषमपोषी पोषण। जैसे कि भैया मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली और अन्य जीव। अब भाई मनुष्य यानी कि हम तो जानते हैं ना मनुष्य क्या है, जैसे कि तुम, जैसे कि मैं, ये सब क्या है, मनुष्य। और ये हमारा क्या हो जाएगा, डॉग, और ये हमारी बिल्ली। तो इस प्रकार का जो पोषण है वो क्या कहलाता है, विषमपोषी पोषण। ठीक है, अब ध्यान रखना कि स्वयंपोषी पोषण में जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, अभी किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या जो सूखे पेड़ हैं वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो नहीं, जो केवल हरे पेड़ पौधे हैं वही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है हरे पेड़ पौधे। ठीक है, अब देखिए जो विषमपोषी पोषण होता है इसके कई प्रकार होते हैं। इसको मेनली 3 प्रकारों में बांटा गया है, तो उनको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, विषमपोषी पोषण, ये भैया यहाँ पर तीनों चीज़ें बनी हैं। यदि कोई नहीं पता चले कि ये क्या है, तो ये भैया मनुष्य बना है, ये कुत्ता है और इसकी क्या है, बिल्ली। जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, विषमपोषी पोषण। ठीक है, अब चलते हैं आगे, तो देखते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार। तो देखिए, विषमपोषी पोषण को हम लोगों ने 3 भागों में बांट लिया है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, परजीवी। तो हम लोग परजीवी को समझते हैं, फिर समझते हैं मृदुजीवी, या इसको बोलते हैं मृतजीवी। क्या बोल देते हैं, मृतजीवी। और तीसरा हमारा हो जाएगा कौन सा, ग्रासी पोषण। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं किसको, परजीवी को। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं परजीवी पोषण को। तो ये क्या होता है, देखिए जरा। तो ये इसकी डेफिनेशन है छोटी सी आपके लिए, ताकि आप लोग नोट्स बनाते जाएं। तो परजीवी पोषण में क्या होता है, इसमें जीव किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर या ऊपर रहकर पोषण प्राप्त करता है। यानी कोई एक जीव है, अब कोई दूसरा जीव आएगा तो वो उसके या तो अंदर रहेगा या फिर उसके ऊपर रहने लगेगा, और ऊपर या अंदर रह करके वो अपना पोषण यानी कि भोजन प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार के पोषण को बोल देते हैं परजीवी पोषण। ठीक है, यह जीव अपने मेजबान यानी कि अपने होस्ट को हानि पहुंचाता है। यानी कि
एक जैसे जीव है, ये क्या हो गया, एक बड़ा सा जीव। ये कैसा जीव है, मान लीजिए ये क्या है, एक जीव है। अब इस पर कोई एक दूसरा जीव आएगा, जैसे ये मान लीजिए एक दूसरा जीव आया, वो यहाँ पर रहने लगा। तो ये जो जिस जीव पर आकर के जो दूसरा जीव रहता है, उस जीव बड़े वाले जीव को बोल देते हैं होस्ट, यानी कि मेज़बान। तो ये जो जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर रहते हैं, वो इनको हानि पहुंचाते हैं। तुरंत नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में है हमारा जोंक। ये उदाहरण में क्या है हमारा, जोंक, या मच्छर हो गया, या टैप बार्म हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, परजीवी के उदाहरण है। ये जोंक क्या कहता है, ये अपने आप से भोजन तो प्राप्त नहीं करता, ये किसी दूसरे जीव जैसे कि गाय भैंस या कभी कभी मनुष्य में भी ये चिपक जाता है और अपना भोजन यानी कि अपने शरीर का खून चूस लेता है और अपने आप को पोषण दे देता है। और जैसे कि मच्छर, ये मच्छर भी क्या है, परजीवी। ये मच्छर खुद का तो भोजन बनाता नहीं है, किसी दुकान से लेने नहीं जाता है, ना सब्जी लेने जाता है बाजार में। ये क्या करता है, जहाँ भी आप मस्ती में सो रहे होते हैं ना, वहीं पर आता है और आपके शरीर पर बैठ करके आपका खून चूस लेता है, और ये क्या हो जाता है, इसका पोषण प्राप्त हो जाता है। और ये टैप बार में, ये टैप बार हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। कभी कभी देखिए क्या होता है कि हमारा पेट दर्द भयंकर तरीके से करने लगता है, तो वह किसकी वजह से करता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो एक लंबे लंबे थोड़े थोड़े से क्या वाइट कलर के जो कीड़े पड़ जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं टैप वार्म। तो ये भी हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और हम ही से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सभी जीव क्या है, हमारे परजीवी हैं। ठीक है, और अमरबेल भी एक प्रकार का पौधा है जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। तो अमरबेल एक प्रकार का पौधा है जो कि परजीवी में आता है। ठीक है, तो परजीवी में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि ऐसे जीव जो अन्य जीवों के शरीर के या तो अंदर रहते हैं, जैसे कि ये टैपवॉर्म, या उनके ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं परजीवी। और परजीवी जो पोषण प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं परजीवी पोषण। ठीक है, अब देख लेते हैं मृतजीवी। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मृदुजीवी, लेकिन एक्चुअल में है क्या, मृतजीवी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, मृतजीवी है। क्या है, मृतजीवी। अरे प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है भाई। ये क्या है, मृतजीवी पोषण। तो आइए देख लेते हैं इसको क्या है। तो ये क्या कहता है भाई साहब, ऐसे जीव मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कि मृतजीवी पोषण में क्या होता है, जीव हैं वे सड़े गले या मृत जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे इन पदार्थों पर एंजाइम डालते हैं और फिर उनको घोल देते हैं और फिर उनका अवशोषण कर लेते हैं। जैसे कि कवक और कुछ बैक्टीरिया ब्रेड पर उगने वाले फफूंद, जैसे कि जो फफूंद होती है, तो ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार के जीव हैं जो मृतजीवी पोषण होते हैं। यानी कि ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, या तो मरे हुए जीवों से या सड़े गले। ये उन पर बैठ जाते हैं या उन पर उत्पन्न हो जाते हैं और फिर उन पर एंजाइम डाल देते हैं और फिर अपना भोजन यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, कवक और कुछ यहाँ पर बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कि फफूंदी। अब आ जाते हैं ग्रासी पोषण। तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि सर ये जो आप बता रहे हैं कि ये जोंक हो गया, मच्छर हो गया, टैप बार्म हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं। तो भाई साहब जो हम होते हैं वो आते हैं ग्रासी पोषण में। हम यानी कि सारे के सारे जीव। ठीक है, जीव मतलब के मनुष्य और जानवर, तो और कीड़े मकोड़े भी सब जो जीव हैं। तो इनमें जीव जो ठोस या तरल भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो भोजन को अंदर ले लेते हैं पूरा, फिर उसे पचा कर के उपयोग करते हैं, और यह मनुष्यों और अधिकतर जानवरों में होता है। तो ग्रासी पोषण क्या कहते हैं, ऐसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। ठोस मतलब ये सॉलिड के जैसा अपन लोग भोजन को ले लेते हैं, या लिक्विड के जैसा भोजन को अंदर ले लेते हैं पेट में। ठीक है, और फिर उसे पचा करके उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे पोषण को बोलते हैं ग्रासी पोषण, और ये ज़्यादातर किस में होता है, मनुष्यों में और जानवरों में। तो उदाहरण भैया ये मनुष्य है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, मेढक, ये सारे इसके क्या हैं, ग्रासी पोषण के उदाहरण। ठीक है, तो एक बार फिर से इनको अच्छे से तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि विषम पोषी पोषण है वो 3 प्रकार का होता है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और ग्रासी पोषण। ठीक है, इनकी डेफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे जैसे कि हमने देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी, ये क्या है यहाँ पर कि जो स्वयं पोषी पोषण है उसमें क्या होता है कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनाते हैं। तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वो क्या है। तो अब अगला जो क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं वो यही लिख लें कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो आइए समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा प्रकाश के पास। तो प्रकाश के पास में ये हम लोग आ गए। तो ये हमारा भैया सूरज है, ये भैया सूरज है, सूरज, और ये यहाँ पर एक पेड़ लगा है। तो इसी में हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण को। तो देखिए, ये हमारा एक पेड़ है और ये सूरजमुखी का ही पेड़ है। तो ये जो पेड़ है वो देखिए हरा भरा है बढ़िया तरीके से, और यहाँ पर ये हमारी क्या है, मिट्टी है, ठीक है, ये नीचे इसकी जड़ें हैं। तो ये पेड़ क्या करेगा, इस सूरज से सबसे पहले सूरज के प्रकाश को प्राप्त करेगा, ठीक है, सूरज के प्रकाश को प्राप्त करेगा, और ये सूरज का प्रकाश सीधे जाएगा कहाँ पर, इसकी पत्तियों में। कहाँ पर जाएगा सूरज का प्रकाश, इसकी पत्तियों में, ठीक है। और पत्तियों में यहाँ पर होता है, आपको पता है क्या, पर्ण हरित लवक, ठीक है, क्या होता है, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल। तो सूरज का प्रकाश कहाँ पहुँचेगा, सबसे पहले पत्तियों में, पत्तियों में कहाँ पहुँचेगा, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल के पास, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल को जगाएगा और कहेगा हाँ भाई स्टार्ट हो जाओ, मैं आ गया हूँ, अब खाना बनाना है, ठीक है। अब ये केवल सूरज के प्रकाश से तो खाना बना नहीं लेगा, तो फिर ये बाहर से लेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हम छोड़ते हैं ना सांस लेकर के। तो ये अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो दो चीज़ें आ गई। फिर भैया भोजन बनाने के लिए तो पानी की भी ज़रूरत है। तो यहाँ नीचे जो धरती है, क्या है, अपनी धरती, धरती माता में बहुत सारा जल भरा हुआ है। तो ये पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं ये क्या ले जाएंगी, जल को, और ये जो जल है यहाँ से पहुँचता पहुँचता सीधा कहाँ से चला जाएगा, पत्तियों में। तो देखिए तीनों चीज़ें आ गई, सूरज का प्रकाश आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई जो कि ज़रूरी होती है, और पानी पहुँच गया जड़ों से। तो तीनों चीज़ें इस पत्ती में पहुँच गई। अब इस पत्ती में क्या होगा, भोजन बनेगा, ठीक है। और भोजन जब बनेगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और भोजन जैसे ही बनेगा तो उस बनने की प्रोसेस के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन है वो रिलीज होगी, यानी कि ऑक्सीजन निकलेगी, जिसको हम लोग सांस के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी बात को मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से आपके लिए लिख दिया है कि क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी कि H2O का उपयोग करके भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। और यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो यह प्रक्रिया पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक द्वारा की जाती है, ठीक है। अब इसके लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है, तो जैसे मैंने बता दिया, सूर्य का प्रकाश सूरज से प्राप्त करेगा, क्लोरोफिल पत्तियों में पहले से मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पत्तियों के रंध्र के द्वारा यहाँ पर इसके अंदर चली जाएगी, जो कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, रंध्र। और जो जल है वो कहाँ से मिल जाएगा, मिट्टी से जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूरज की सहायता से सूरज के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जल का उपयोग करके अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। और यहाँ पर जो ग्लूकोज अपना भोजन तो बना लेते हैं, तो ये इनके लिए भी उपयोगी हो जाता है, लेकिन इनका जो उत्पाद है वो क्या निकलता है, इनका जो उत्पाद है वो निकल जाता है यहाँ पर O2 यानी कि ऑक्सीजन। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है ना, इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का जो समीकरण होता है कि ये प्रोसेस कैसे होती है, तो ये समीकरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण है। तो इसमें क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जल है, और सूरज से मिला सूर्य का प्रकाश, और ये क्लोरोफिल। तो ये सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके यहाँ पर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन और थोड़ा सा यहाँ पर जल की मात्रा बनती है। तो ये जो समीकरण है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण। ये भी आप लोगों को याद करना है, क्योंकि कभी कभी केवल 2 नंबर में वो इतना ही पूछ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केवल समीकरण लिखिए। तो आप लोगों को ये समीकरण लिख लेना है, और इसको बेहतरीन तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ और है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे कि एक टॉपिक आ गया था क्या हमारा, ये एक शब्द आ गया था क्या, रंध्र। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बन जाता है कि रंध्र किसे कहते हैं।
तो ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पता ही है। देखिए ये क्या है, रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो ये किसी पेड़ की एक पत्ती है जो कि हरी है। तो हरी पत्ती, ये देख लीजिए जरा, इस पत्ती है और इस पत्ती में क्या है, कहीं कहीं ना छोटे छोटे छिद्र होंगे। तो ये कैसे दिखेगा? जब इस पत्ती को हम लोग जूम करेंगे या माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस पत्ती में क्या दिखेगा आप लोगों को, ऐसे छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे। ऐसे क्या दिखेंगे? छोटे छोटे छिद्र। तो इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा यानी कि रंध्र। ये पत्ती को जूम करने पर दिखेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं कलर ये ले लेते, देखो। तो जरा क्या है, रंध्र क्या है? पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं और जल की बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में सहायता करते हैं, और इनको ही क्या बोल देते हैं? रंध्र। यानी कि पौधे की पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं और जल का बाष्पोत्सर्जन करते हैं, इन छिद्रों को बोल देते हैं क्या? रंध्र। और क्या है, ये जो रंध्र हैं वो सहायक कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यानी कि रंध्र को खोलना और रंध्र को बंद करना ये किसके द्वारा होता है? सहायक कोशिकाओं के द्वारा। तो देखिए जरा, ये यहाँ पर क्या है, एक पौधे की पत्ती को बहुत ही ज़्यादा जूम किया गया और उसके रंध्र को दिखाया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर एक रंध्र है, ठीक है, ये खुला हुआ रंध्र है। तो जब रंध्र खुलता है तो ये द्वार कोशिकाएं ऐसी फैल जाती हैं, तो ये रंध्र का द्वार है वो खुल जाता है। और ये क्या है, यहाँ पर बंद रंध्र। जब ये द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? बंद, तो सिकुड़ जाती हैं, तब ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इस चित्र को भी आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर का या 4 नंबर का ऐसे पूछ लेते हैं कि खुले रंध्र, ये कहाँ गया भैया रंध्र, इसको बोल देते हैं खुले रंध्र या बंद रंध्र, दोनों का नामांकित चित्र बनाइए। तो खुले रंध्र और बंद रंध्र का चित्र भी आप लोगों को सीख लेना है, ठीक है। और इन्हीं रंध्र के पास में ये छोटी छोटी गोलिकाएं के रूप में दिख रहे हैं ना आपको, यही छोटी छोटी गोलिकाएं क्या होती हैं? ये होते हैं हमारे हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर रंध्र के कुछ कार्य भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो कहते हैं कि रंध्र के क्या कार्य हैं। तो पहला रंध्र का क्या कार्य है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि CO2 को अंदर लेना और O2 को बाहर छोड़ना, ये इनका मेन या मुख्य काम है। फिर दूसरा है बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करना, यानी कि जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकाल देना। क्या होता है कि कभी कभी जैसे हमारे शरीर में जल की अधिक मात्रा हो जाती है तो हमारे शरीर में या तो वो पसीने के द्वारा बाहर निकल जाती है या फिर हम लोग बाथरूम करते हैं तो उसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब पेड़ पौधे क्या करेंगे? तो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? बाष्पोत्सर्जन, तो उसके द्वारा क्या निकल जाते हैं? उनके अंदर जल की अतिरिक्त मात्रा बाहर, ठीक है। और दूसरा है श्वसन करते हैं। अब हम भी सांस लेते हैं तो पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। तो श्वसन क्रिया में जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे भी हमारे जैसे ही सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये रंध्र के 3 कार्य आप लोग ध्यान रखेंगे और ये रंध्र की डेफिनेशन और ये रंध्र का चित्र, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है भाई साहब, अमीबा क्या है और ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। क्वेश्चन आप लोग अपने मन से बना लीजिए, अमीबा क्या है, यह अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है। तो अमीबा आप लोगों को पता ही है भाई साहब, किसी भी आकार का ऐसा शेप बना दो और उसमें क्या रख दो, किसी भी आकार का ऐसा क्या बना दो, शेप बना दो, और इसमें बीच में एक केंद्रक रख दो और यहाँ पर ये क्या कर दो, छोटे छोटे डॉट बना दो। ये क्या बन गया? अमीबा। अमीबा बनाना बहुत सरल, क्योंकि ये अनियमित आकार का होता है। कैसा होता है? अनियमित, मतलब इसका कोई भी आकार नहीं होता है, कैसे भी बना दो आपका सही होगा, बस बीच में केंद्रक रख देना और डॉट डॉट कर देना, ठीक है। तो अमीबा क्या है देख लीजिए जरा इसकी डेफिनेशन भाई साहब। तो अमीबा एक कोशिकीय और सूक्ष्म जीव है। सबसे पहली बात तो एक कोशिकीय, जैसे हमारा जो शरीर होता है, जैसे आपका जो शरीर है वो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन भाई साहब जो अमीबा है वो केवल एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय और सूक्ष्म जीव है और ये कहाँ पाया जाता है? ये जल में पाया जाता है, ठीक है। और एक प्रोटिस्ट और इसका शरीर कोई निश्चित आकार नहीं रखता है। यह एक प्रोटिस्ट है, यानी कि ये प्रोटिस्ट है और इसका जो शरीर का आकार है वो कोई भी आकार नहीं रखता, यानी कि अनियमित आकार का होता है। तो ये तो अमीबा की डेफिनेशन होगी। ये प्रोटिस्ट का मतलब है कि जो जीवों का वर्गीकरण होता है ना, तो ये जीवों के उस हिस्से में आता है प्रोटिस्ट वाले, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन आ जाता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है।
तो सबसे पहली बात तो अमीबा भोजन अपना जिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोल देते हैं? एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है देखिए जरा। अमीबा भोजन के कण के पास में जाता है, तो जैसे देखिए ये भाई साहब एक अमीबा बैठा है यहाँ पर, इसको लगी है भूख। क्या लगी है? भूख। इसने देखा कि ये लाल लाल कलर का यहाँ पर क्या रखा है? भोजन, यानी कि खाद्य कण। तो ये क्या करेगा दूसरे स्टेप में, ये अपने कृमि पाद, यानी कि जो इसके जो कृमि पाद है जिनको कूटपाद बोलते हैं, ये उनको निकाल लेगा और भोजन को चारों ओर से घेर लेगा। तो देखिए ये इसने यहाँ से ऐसे कूटपाद है अपने निकाल लिए हैं और भोजन को ऐसा इसने क्या कर लिया है? घेर लिया है। ठीक है, घेर लिया। अगला क्या करेगा? ये भोजन को एक रिक्तिका में बंद हो जाएगा और भोजन पर ये जो यहाँ से है ऐसे अपने आप क्या हो जाएगी? इसी बंद, जो कि देखिए यहाँ पर हो गई है बंद, और ये भोजन इसके कहाँ पहुँच गया? अंदर। अब क्या होगा? यह भोजन पाचक एंजाइम द्वारा पचाया जाएगा, यानी कि अब एंजाइम छोड़े जाएंगे जिससे भोजन पच जाएगा, और उपयोगी पदार्थों को कोशिका में अंदर ले लिया जाएगा, यानी कि अंदर आ जाएगा, और बाकी के अपशिष्ट को बाहर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अमीबा में क्या होता है? पोषण। तो आपने अभी समझा कि अमीबा क्या है और अमीबा में कैसे पोषण होता है। बस उस प्रोसेस का नाम याद रखना कि अमीबा में जो पोषण होता है वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, मैं लिख दिया एंडोसाइटोसिस। ये नाम बड़ा भली है लेकिन आपको याद रखना है एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट चीज। तो ये क्या है भाई साहब? अपन ने अमीबा में पढ़ लिया, ठीक है, पेड़ पौधों में भी भोजन बनाना पढ़ लिया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मानव में पाचन। तो आप लोग क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं कि मानव में पाचन को समझाइए। तो मानव में जो पाचन है ना, वो मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने, क्योंकि आप भी मानव हैं, मैं भी मानव हूँ। तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन है वो कैसे डाइजेस्ट होता है। आप खा तो लेते हो लेकिन वो अंदर उसके साथ में क्या क्या होता है और जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो वही चीज़ आज हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए ये क्या है। पूरा का पूरा जो पाचन तंत्र है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहली सजेशन तो मैं आपको यही दूंगा कि इस चित्र को आप लोग बनाना सीख लीजिए। इस चित्र को आप लोग बनाना सीख लीजिए। ठीक है, इस चित्र को आप लोग क्या सीखना लीजिए? बनाना, यानी कि इसको आप लोग याद कर लीजिए कि कैसे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब कभी कभी 4 नंबर में सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मानव के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये आपको बनाना सीखना है। अरे सर हमको तो चित्र बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को ये दिखा दूंगा, मतलब ये बताऊंगा कि इस चित्र को कैसे सरल तरीके से बनाते हैं। फिलहाल आप लोग इसको बनाना मतलब अपने आप से सीखिए, और मैं जल्दी आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, और उसके पहले ये समझ लीजिए कि पाचन कैसे होता है। तो देखिए जरा, मनुष्य में पाचन एक प्रक्रिया है। तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि उनके शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाए। पाचन कैसी प्रक्रिया है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल यानी कि बड़े बड़े अणुओं को सरल लेकिन घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि वो घुल भी जाएं। तो सरल और घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उनको आसानी से अवशोषित कर ले और हमें हमारे शरीर को क्या मिल जाए? ऊर्जा मिल जाए। ठीक है, अब देखिए मानव में जो पोषण होता है उसकी प्रक्रिया देखिए किस प्रकार होती है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, मैं यहाँ पर छोटा बता रहा हूँ, आगे डिटेल में समझाऊंगा। अंतर्ग्रहण में क्या होता है? भोजन को मुंह के द्वारा अंदर लिया जाता है, यानी कि ये यहाँ पर थाली है, थाली में आपका भोजन रखा है 56 प्रकार का, जो कि आप करते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि ये यहाँ से क्या होगा? आपके मुंह में जाएगा। अब जाएगा नहीं मतलब अपने आप नहीं उड़ के पहुँच जाएगा, आपको हाथ से खाना पड़ेगा। तो जो भोजन मुँह में लेते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? अंतर्ग्रहण। ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम होता है पाचन। तो पाचन में क्या होता है? भोजन को सरल घटकों में तोड़ना। पाचन मतलब ये नहीं समझना कि पच गया भोजन अब चलो भाई खेतों में चलते हैं, ऐसा नहीं है। पाचन मतलब भोजन को सरल घटकों में तोड़ना। अगला है अवशोषण। अब जो भोजन पच गया है उस पचे हुए भोजन को रक्त में अवशोषण करना, रक्त के द्वारा अवशोषित होना। ठीक है, यानी कि ऊर्जा मिलना। फिर अगला होता है स्वांगीकरण। जो अवशोषित पोषक तत्व बने हुए हैं जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी का कोशिकाओं द्वारा उपयोग करना, और जैसे ही कोशिकाएं उपयोग करती हैं तो फिर हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आ जाती है। और फिर लास्ट में जो बहिर्क्षेपण है यानी कि जो अपचित भोजन है उसको शरीर से बाहर यानी कि खेतों में निकाल दिया जाता है।
तो ये तो मैंने छोटी छोटी आप लोगों को पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग भयंकर तरीके से डिटेल में यहाँ पर समझते हैं कि मुंह के अंदर क्या होता है, फिर ये जो हमारी ग्रासिका है इस नली ये कैसे काम करती है, फिर हमारे आमाशय में भोजन है यानी कि स्टमक में भोजन कैसे पहुँचता है, यहाँ पर क्या होता है, फिर इसके बाद में ये हमारी क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में पहुँचता है, फिर यहाँ से हमारा ये यकृत में, और फिर ये हमारा अग्नाशय में, और फिर हमारे बृहदांत में, और लास्ट में कहाँ पहुँच जाता है, बाहर। तो आइए एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए जल्दी से हम लोग समझते हैं मानव में पाचन वो भी बेहतरीन तरीके से। तो ये रहा हर एक स्टेप। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी स्टेप्स को बेहतरीन तरीके से आपके लिए सबसे पहले लिख रखा है ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, मैं जो बोलते जाऊं तो आप लोग देखते भी जाएं। तो देखिए सबसे पहले भोजन कहाँ पर पहुंचता है, हमारे मुख गुहा में। तो मुख गुहा में यानी कि हमारे मुंह में क्या होते हैं, दांत। क्या होते हैं, दांत। तो ये दांत क्या करते हैं, भोजन को चबा चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसी के साथ मुंह में हमारी जीभ होती है। भूल तो नहीं गए कि आपके मुंह में जीभ भी है? अरे सर कैसे भूल गए, नहीं भूले ना, ठीक है। तो ये जीभ क्या करती है, भोजन को लार के साथ अच्छी तरह से मिलाती है। जैसे अपन फावड़ा से कोई मसाला नहीं मिला देते हैं घर बनाने के लिए, पूरा अच्छे तरीके से मिला देते हैं। तो ऐसे ही जो जीभ होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए भोजन को अच्छे तरीके से मिला देती है, ठीक है। तो जीभ का काम हो गया भोजन को अच्छे तरीके से मिलाना, और इसका एक काम भी होता है कि हमें स्वाद को बताना कि किस टाइप का स्वाद ये भोजन से हमें मिल रहा है, ठीक है। फिर यहीं से निकलती हैं लार ग्रंथियां, मतलब मुंह में जो लार ग्रंथियां होती हैं उन लार में से निकलता है क्या, एमाइलेज एंजाइम। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं जीभ में यानी मुंह में, उन लार में से निकलता है क्या, एमाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, यानी कि मुंह से ही हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। एमाइलेज जो एंजाइम है वो स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज यानी कि शर्करा में तोड़ देता है। तो इतना काम होता है हमारे मुंह के अंदर, ये चबाते टाइम हो रहा है पूरा काम, ठीक है, इतना सारा, ठीक है। दांतों ने चबाया, जीभ ने अच्छी तरीके से मिलाया, लार ग्रंथियों से एमाइलेज एंजाइम निकला जिसने स्टार्च को माल्टोज यानी शर्करा में बदल दिया, ठीक है। अब भोजन यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेगा, अभी यहाँ पर निपट गया काम, अब भोजन इस नली के द्वारा आगे बढ़ेगा। तो इस नली को बोल देते हैं ग्रसिका। क्या बोल देते हैं, ग्रसिका या ग्रास नली। तो देखिए दूसरा स्टेप क्या है, भोजन को मुंह से आमाशय यानी पेट तक ले जाने वाला जो ले जाती है वो कौन है, ग्रास नली। इसमें भोजन को नीचे ले जाने के लिए कृमाकुंचक गति होती है। कृमाकुंचक गति कैसी होती है, कृमाकुंचक गति, और यह मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन से होती है। अब देखिए जरा कहने का क्या मतलब है कि देखिए ये बिल्कुल ऐसी सीधी नली नहीं है, ये जो आपको दिख रही है ऐसी यहाँ से सीधी नली नहीं है, ये पाइप के जैसी ऐसी सीधी नली नहीं है। अगर ऐसी सीधी नली होती तो पता है क्या होता, हम भोजन यहाँ से लेते और ये हमारे आमाशय में ऐसा डब गिरता, जैसे कोई पाइप है और ये आमाशय में ऐसा कोई चीज़ गिराते तो वो डुब नहीं उड़ती है, ऐसे होता। लेकिन ये ग्रस नली या ग्रसिका है, ऐसी नहीं है। ये कैसी है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से गति करता हुआ भोजन आगे जाता है। पहले एक बड़ा सा बनेगा, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए ये ऐसे गति करते हुए भोजन शरीर के अंदर जाता है, कुछ ऐसा, ऐसे ऐसी गति होती है। भोजन यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और इस गति को बोल देते हैं कृमाकुंचक गति, ठीक है। ये गति कुछ इस प्रकार से होती हुई नीचे की तरफ जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। भोजन यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पर पहुँचता है स्टमक यानी कि आमाशय में, ठीक है, हमारे पेट में। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्रास नली है उसमें भोजन एकाएक नहीं पहुँचता है आमाशय में, वो कृमाकुंचक गति करते हुए पहुँचता है। और ये गति मांसपेशियों के संकुचन यानी कि सिकुड़ना और शिथिलन यानी कि फैलना से होती है। मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये भोजन क्या हो गया, नीचे पहुंच गया, ठीक है। अब भोजन कहाँ पहुंचा, आमाशय में यानी कि हमारे स्टमक में यानी कि पेट में। अब देखिए भोजन यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर पहुँच गया। अब थर्ड स्टेप में यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये आमाशय, यहाँ पर भोजन भाई साहब पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर 3 प्रकार की जठन ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ हैं वो पाचक रस बनाती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो देखिए सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल, जो भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि एंजाइम अपना कार्य कर सकें।
तो इस आमाशय में से सबसे पहले क्या निकलता है हमारा HCl। क्या निकलता है हमारा HCl अम्ल निकलता है, जो क्या करता है भोजन को अम्लीय बनाता है। अब अम्लीय क्यों बनाता है? ताकि जो एंजाइम है वो अपना काम कर पाए। और ये HCl अम्ल एक दूसरा काम भी करता है। पहला तो भोजन को अम्लीय बनाता है, और दूसरा काम क्या करता है कि यदि हमारे भोजन के साथ में कोई हानिकारक जीवाणु आ गए हैं, जैसे कभी कभी हम अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं तो उनके साथ में जो जीवाणु आ जाते हैं, तो ये HCl अम्ल है उन हानिकारक जीवाणुओं को वहीं पर नष्ट कर देता है। ठीक है, कुछ तो हमारे मुंह के लार के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो बच जाते हैं वो किसके द्वारा नष्ट किए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। तो इसके दो कार्य हैं, भोजन को अम्लीय बनाना ताकि एंजाइम अपना कार्य कर पाए, दूसरा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, फिर इसी में से निकलता है पेप्सिन एंजाइम। ये एक पाचक एंजाइम है और ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। अब भोजन में प्रोटीन आया होगा, तो जो ये एक पाचक एंजाइम है पेप्सिन, ये यही आमाशय से निकलता है। कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। और ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। फिर तीसरा निकलता है श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। ठीक है, जो हमारी लार होती है जो थूक टाइप का होता है उसको बोलते हैं म्यूकस या श्लेष्मा। तो ये पेट की आंतरिक दीवार को अम्ल से बचाता है। अब भाई क्या होता है कि जो आपका HCl अम्ल है ना, जो HCl अम्ल आपके आमाशय ने निकाला, ये आपको पता है बहुत ही हानिकारक होता है। हानिकारक मतलब लाभदायक है, लेकिन बहुत ही कैसा होता है? तेज होता है। अगर ये श्लेष्मा ना निकले सुरक्षा करने के लिए, तो ये इतना खतरनाक होता है कि हमारे आमाशय की पेट की दीवारों को जला देगा। क्या कर देगा? उनमें छाले कर देगा। तो उनकी दीवारों को सुरक्षा करने के लिए क्या होता है कि ये श्लेष्मा नामक म्यूकस निकलता है, मतलब श्लेष्मा निकलता है, जो पेट की आंतरिक दीवारों को अम्ल से बचाता है, ताकि हमारे जो आमाशय है वो अच्छे तरीके से सुरक्षित रहे। तो आमाशय में ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, तो अब भोजन यहाँ पर आमाशय में इतना काम हो गया। अब यहाँ से भोजन थोड़ा कहाँ बढ़ेगा? आगे, और आगे बढ़ता हुआ सीधा पहुँच जाएगा हमारे, देखिए, इस क्षुद्रांत में, यानी कि हमारी छोटी आंत में। तो देखिए 4th वांट में ये जो हमारा भोजन है वह कहाँ पर पहुँच गया? क्षुद्रांत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइल में, यानी कि क्षुद्रांत में ये हमारा भोजन पहुँच गया। भोजन यहाँ पर कहाँ था? आमाशय में। आमाशय से कहाँ पहुँचा भाई साहब? क्षुद्रांत में। कहाँ पहुँच गया भाई साहब? क्षुद्रांत में। ये पहुँच गया यहाँ पर। अब देखिए ये जो क्षुद्रांत होता है ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, करीब करीब 8 फुट का ये हमारा होता है। ठीक है, क्षुद्रांत। तो ये क्या है? यहाँ पर भोजन अब पहुँच गया। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ऐसे ये बॉल टाइप की बिछी हुई है पूरी, इसमें क्या पहुँच गया हमारा? ये भोजन अभी पहुँच गया है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, लिखा हुआ है यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। बिल्कुल सही बात है, सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अब इसमें 3 चरण में कार्य पूरे होते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि जो आंत्र होती है, यानी कि यहाँ से आंतरस निकलते हैं, यानी कि जो क्षुद्रांत है इसमें से ये जो आंत है उसमें से आंतरस निकलते हैं, ये पाचन को पूरा करते हैं। जैसे स्टार्च है वो ग्लूकोज का पाचन करता है, बसा है वो फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल को, जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल को बना देता है। ठीक है, स्टार्च ग्लूकोज में, बसा फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में यहाँ पर बन जाता है इन रसों के द्वारा। ये पहला चरण हो गया। दूसरे में क्या होता है? लीवर यानी कि यकृत एवं अग्नाशय। तो देखिए क्या होता है, ये भाई साहब छोटी आंत है ना, इसमें भोजन यानी कि क्षुद्रांत में भोजन आ गया है, लेकिन ये खुद ज़्यादा पचाने का काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा? अपने जो असिस्टेंट लगाए हुए 2 ठैया, इसके असिस्टेंट हैं कौन कौन से? यकृत, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रेड, इसको मैं इससे आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये रेड, ये यकृत। ये किसका हिस्सा है भाई साहब? ये हिस्सा है हमारी छोटी आंत का, ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो छोटी आंत यानी क्षुद्रांत है, ये यकृत से बोलेगा कि भाई तुम कुछ काम करो। और यहाँ पर ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये एक लौकी के जैसा ये लटका हुआ यहाँ पर, इसको बोलते हैं अग्नाशय। तो ये दोनों जो हैं यकृत और ये हमारा कौन सा? अग्नाशय, ये किसके असिस्टेंट हैं भाई साहब? इस क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत के। तो छोटी आंत के कहने पर ये दोनों काम करते हैं। तो देखो यकृत क्या करता है? यकृत क्या करता है? ये पित्तरस को निकालता है, जो क्या करता है? बसा का एमल्सिफिकेशन करता है।
इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि बड़ी बड़ी जो गोलियां हैं उनको छोटी गोलियों में तोड़ता है, यानी कि छोटी हो रही हैं लेकिन जो बहुत छोटी हैं लेकिन वो भी बड़ी होती हैं हमारे शरीर की कोशिकाओं को अवशोषित करने के लिए, इसलिए उनको और छोटी छोटी गोलियों में तोड़ा जाता है। तो यकृत का पहला काम क्या है, पित्तरस निकाल करके जो बसा बन गया है उसको इमल्सिफिकेशन करना, यानी कि बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना। तो ये तो इसका एक कार्य हो गया। और इसका दूसरा कार्य मैं ये बताता हूँ कि ये जो लीवर है ना यकृत, ये क्या करता है कि जो आमाशय के द्वारा जो भोजन आया था ना छोटी आंत में, वो कैसा था, अम्लीय भोजन था। अभी हमने देखा था ना कि उसने अम्ल मिला दिया था यहाँ से, तो अम्लीय भोजन आया था। तो दूसरे कार्य में ये क्या करता है कि अम्लीय भोजन को क्षारकीय बना देता है। क्या कर देता है, अम्लीय भोजन को क्षारकीय बना देता है। तो आप लोग इसका दूसरा कार्य क्या ध्यान रखेंगे, देखिए जरा, आमाशय ने भेजा भाई साहब अम्लीय भोजन, तो ये उसको क्या बना देता है, क्षारीय। क्या बना देता है, क्षारीय। तो लीवर के दो कार्य हैं, सबसे पहले वसा का इमल्सिफिकेशन करना, यानी कि बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना। दूसरा है जो आमाशय से जो भोजन आया है वो अम्लीय है तो उसको क्षारकीय बनाना। ये इसके दो काम हैं, ठीक है। ये इसने अपना काम कर दिया। अब बोलेगा हाँ भाई आगे निपटो आगे निपटो आगे बढ़ो। तो दूसरा काम हो जाए भैया अग्नाशय का। तो यहाँ से निकलेगा अग्नाशयी रस, इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। तो जो अग्नाशय है इसमें पाचक एंजाइम होते हैं बहुत सारे। कौन कौन होते हैं, 3। एक होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है, ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा होता है लाइपेस, ये वसा का पाचन करता है। और तीसरा होता है एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ध्यान रखना कि अग्नाशय में से 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, और एमाइलेज ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो भाई साहब ये हमारे यकृत का कार्य हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गया अग्नाशय का कार्य। और यहाँ ये जो पित्ताशय है ना जो कि यकृत के अंदर पाया जाता है, ये पित्ताशय है, इसी से ही पित्तरस निकलता है। तो इन दोनों का काम हो गया। अब छोटी आंत देखिए क्या करती है। छोटी आंत के हिस्से में जो दीवारें होती हैं वो उंगलियों के जैसी होती हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि छोटी आंत में उंगलियों जैसे प्रावर्त पाए जाते हैं जिनको हम लोग दीर्घरोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घरोम। जैसे आपने एक टॉवेल देखी होगी नहाने वाली, उस टॉवेल में क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे जो उंगलियों जैसी संरचना निकली रहती हैं। तो वैसे ही हमारी इस आंत के अंदर है, उंगलियों के जैसी छोटी छोटी क्या निकली रहती हैं, संरचनाएं निकली रहती हैं। उंगली के जैसे ऐसी ऐसी छोटी छोटी क्या निकली रहती हैं, संरचनाएं। ये क्या करती हैं, पूरी की पूरी आंत में उंगली के जैसी क्या निकली रहती हैं, संरचनाएं। ये क्या करती हैं, और ये जो प्रावर्त जैसी उंगलियां जैसी संरचना निकली रहती हैं जिनको दीर्घरोम कहते हैं, ये रक्त वाहिकाओं से युक्त होती हैं, यानी कि रक्त वाहिकाओं से जुड़ी होती हैं, और पचे हुए भोजन को रक्त में अवशोषित करती हैं, और यह अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं। क्योंकि देखिए अगर ये ऐसी फ्लैट होती तो यहाँ पर क्षेत्रफल कम होता, लेकिन ये उंगली जैसी हो गई हैं तो इनका क्षेत्रफल है ये बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो इनको बिल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेलाई। क्या बोलते हैं, बेलाई या बिल्ली, ठीक है। या इनको दीर्घरोम बोलते हैं। तो ये दीर्घरोम क्या करते हैं, ये अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और पचे हुए भोजन को अवशोषित करके रक्त में पहुंचा देते हैं, ठीक है, रक्त वाहिकाओं के द्वारा। तो ये हमारी बेल्ली हो गई। ये क्या होता है, छोटी आंत में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे छोटी आंत से जो बेल्लियों के द्वारा यानी कि दीर्घरोम के द्वारा जो पचा हुआ भोजन है वो रक्त में अवशोषित हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा भाई साहब, ये जो बृहदांत है, बड़ी आंत भी तो बची। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा है, यहाँ से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। ये छोटी आंत से अब जुड़ा हुआ है बड़ी आंत। यहाँ से ये पूरी क्या है, हमारी बड़ी आंत, ऐसे ऐसे, और ये हमारे एनस तक, ठीक है। ये हमारे कहाँ तक जुड़ी हुई है, एनस तक, ठीक। तो देखिए ये क्या करता है, पचे हुए जो बचा हुआ अपचित भोजन होता है उसमें से जल और खनिज लवणों को अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो बृहदांत है इसमें किसका पोषण होता है, किसका अवशोषण होता है, जल का। बृहदांत जल का अवशोषण और कुछ अन्य जो लवण बच जाते हैं उनका भी अवशोषण कर लेता है। फिर जो अपशिष्ट बचा हुआ जो पदार्थ होता है उसको एनएस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, यानी कि खेतों में फेंक दिया जाता है, ठीक है। आप लोग पॉटी कर देते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो भोजन है हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है। तो हर एक काम, हर एक अंग है वो अपने अपने काम में लगा हुआ है, ठीक है। ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, ठीक है, लेकिन सोते टाइम ये थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन हमेशा चलती रहती है, ठीक। और यहाँ पर देखिए एक बात और आप लोग देख लीजिए कि ये जो नली है, ये जो मुंह से लेकर के, ये जो मुंह से निकल के ऐसी जो नली है, ध्यान से देखिए, ये जो मुंह से लेकर के नली है ये आमाशय में पहुंची, फिर ये हमारी क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में ये ऐसी जाती हुई कहाँ पर, क्षुद्रांत में होती हुई और फिर यहीं से ये क्षुद्रांत, ये जो क्षुद्रांत है वो किससे मिला हुआ है, ये हमारे यकृत से, और यकृत के अंदर ये हमारा पित्ताशय, फिर इसी के बगल में ये हमारा जो लौकी के जैसा है ये हमारा अग्नाशय, और फिर ये जो छोटी आंत है यहाँ से किस में मिली हुई है, बड़ी आंत में। ये ध्यान रख लीजिए पूरा का पूरा एक नली है, यानी कि हमारे मुंह से लेकर के और ये हमारी एनस तक पूरा का पूरा एक ही नली है। ध्यान रखिए टुकड़ों में नहीं बटी है, पूरी की पूरी एक नली है, वहां से लेकर के यहाँ तक पूरी की पूरी क्या है, एक नली। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट्स लिख लीजिए और आपको यहाँ पर पूरी की पूरी चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है क्या, हमारा श्वसन। क्योंकि हमने पोषण को बेहतरीन तरीके से समझ लिया, तो अब हम लोग समझते हैं हमारे श्वसन को। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 बना सकते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं, मानव में श्वसन को समझाइए। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लिया, श्वसन किसे कहते हैं, मानव में श्वसन को समझाइए। तो आइए जल्दी से इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्वसन की डेफिनेशन, जो कि ये रही आपके सामने। तो देखिए श्वसन क्या है, भोजन यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाने की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, श्वसन, ठीक है। अब देखिए जे हमारे पास में ग्लूकोज कहाँ से आया, ये हमारे पास में ग्लूकोज कहाँ से आया, देखिए जरा। जो अभी हम लोगों ने मानव में पाचन तंत्र को पूरा अच्छे से समझा, तो हमने देखा था कि ये जो छोटी आंत है, यहाँ इस छोटी आंत में से जो बहुत सारे जैसे कि प्रोटीन का, वसा का और ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो ये हमारे यहाँ छोटी आंत से ये छोटी जो उंगलियों जैसे प्रावर्ध होते हैं, जिनको हम लोगों ने क्या बोला था, जिनको हम लोगों ने बोला था कि दीर्घरोम, ये जो दीर्घरोम होते हैं, इनसे जो वसा प्रोटीन है यानी कि जो ग्लूकोज है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, रक्त में, ठीक है, कहाँ पर पहुँच जाता है, रक्त में। अब देखिए जरा, ये जो रक्त में जो हमारा भोजन यानी कि ग्लूकोज है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से मिलकर के ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाने की जो प्रोसेस है उसको श्वसन बोलते हैं। यानी कि हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, श्वसन कहते हैं, ठीक है। अब इसका समीकरण क्या है, तो देखिए ये हमारे पास में ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और साथ में एनर्जी है एटीपी के रूप में मिलती है। तो इसको ही श्वसन कह देते हैं, ठीक है, या इसको श्वसन कहते हैं। तो ये श्वसन की प्यारी सी डेफिनेशन है, ये चाहे आप ऊपर वाली लिख लो चाहे नीचे वाली, दोनों सेम ही प्रोसेस हैं, लेकिन समीकरण दोनों में लिख देना, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि कुछ लोग श्वसन को और सांस लेने को एक जैसा समझते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं ना, ऐसी सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसे ही श्वसन कहते हैं। तो इसे श्वसन नहीं कहते हैं, ये होता है सांस लेना, ठीक है। लेकिन देखिए श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो ये एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को श्वसन और सांस लेना यानी कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में मैं यहाँ पर आप लोगों को अंतर बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जरा, हम लोग समझते हैं कि इसको श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना, ठीक है। तो देखिए श्वसन क्या है, ये जो श्वसन है, ये कोशिकाओं के अंदर भोजन को तोड़कर ऊर्जा को बनाना क्या कहलाता है, श्वसन। और श्वास लेना यानी कि ब्रीदिंग, ये क्या कहलाता है, हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। केवल हवा को अंदर लेना यानी कि इनहेल करना और बाहर छोड़ना यानी कि एक्सहेल करना, ये क्या कहलाता है, श्वास लेना, ठीक है। अब देखिए जरा, इनमें यदि अंतर पूछा जाए कि श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर है, तो आप लोग लिख देना। एक तो ये परिभाषा वाला हो गया, दूसरा है
यह एक रासायनिक यानी कि केमिकल प्रोसेस है, ये एक रासायनिक विक्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये एक रासायनिक विक्रिया हो गई। ये भौतिक विक्रिया है, केवल सांस लेना, अंदर लेना और बाहर छोड़ देना। दूसरा है, इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है, ठीक है, और इसमें ऊर्जा नहीं निकलती है, बल्कि हवा लेने से हमारी थोड़ी ऊर्जा खर्च हो जाती है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हम लोग हाँफ जाते हैं, तो यही है कि सांस लेने से ऊर्जा मिलती नहीं है, लेकिन ऊर्जा खर्च हो जाती है। जबकि श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है किसके रूप में, एटीपी के रूप में। अब ये एटीपी क्या है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा होती है तो वो छोटे छोटे अणुओं के रूप में होती है, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एटीपी, ठीक है। अब आप लोग मुझे इसका एटीपी का नाम है वो कमेंट में बताइए, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ लिया था कि एटीपी का क्या नाम है। तीसरा अंतर है, कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर होती है, और ये जो सांस लेना है वो फेफड़ों यानी कि लंग्स में होता है। तो O2 को क्या करना, O2 को, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए O2 को अंदर लेना, O2 को सांस के द्वारा, नाक के द्वारा कहाँ लेना, अंदर लेना, और O2 को क्या लेना, अंदर लेना, और CO2 को बाहर छोड़ देना, ये कहलाता है हमारा ब्रीदिंग। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भोजन से ऊर्जा का बनना, ये कहलाता है हमारा क्या, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो अब आप लोग श्वसन को और रेस्पिरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, यानी कि श्वसन को और सांस लेना को। ध्यान रखना ये एक ही बात नहीं, ये बहुत अलग है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो फिर हमारा रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि जब हम सांस लेंगे ऐसे तो अंदर ऑक्सीजन जाएगी, और ऑक्सीजन के द्वारा ही ग्लूकोज से अभिक्रिया होगी, और तब जाके ये हमारे साथ में ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो श्वसन यानी कि सांस लेना जरूरी है, सांस से ही श्वसन की अभिक्रिया होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली चीज़। तो अगली यहाँ पर हमारे पास में एक अंतर दिया गया है, ये हमारा अंतर है वायवीय श्वसन में, किसमें, वायवीय यानी कि ऑक्सी श्वसन, और अवायवीय यानी कि अनाक्सी श्वसन में। तो इसको पढ़ने से पहले अपन लोग थोड़ी एक चीज़ को समझते हैं, जो कि है ये। अब देखिए ज़रा, इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे तो इसके लिए रेड कलर ही बेस्ट रहेगा। तो देखिए, जो श्वसन को हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं, जो हमारे शरीर में जो जो पाचन क्रिया के द्वारा हमारे रक्त को जो जो ग्लूकोज मिला है, उसमें कार्बन के कितने अणु होते हैं, 6। ध्यान से सुनते जाइए, ये जो विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना ये काफ़ी मोस्ट है, और इससे आप लोग बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ पाएंगे। ये एक प्रोसेस है जिसमें कई सारे पथ दिखाए गए हैं, जिनमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, यानी कि जो ग्लूकोज है जिसमें कार्बन के 6 अणु हैं यहाँ पर, ये किस तरीके से टूटता है इसको बताया गया है। तो जरा ध्यान से समझिए, हमारे पास में देखिए ग्लूकोज है, हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में यहाँ पर कार्बन के कितने अणु हैं, 6। तो सबसे पहले ये ग्लूकोज जो कि कार्बन के साथ में 6 अणु वाला है, यानी कि ये बड़ा एक अणु है, तो ये सबसे पहले टूटेगा कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। कहाँ टूटेगा, कोशिका द्रव्य में। और ये टूट जाएगा, कार्बन के 6 अणु टूट जाएंगे पायरुवेट में। किस में टूट जाएंगे, पायरुवेट में। और कार्बन के 3 अणु बनेंगे, वायु में कार्बन के कितने अणु बन जाएंगे, 3 अणु, और साथ में अपन को क्या मिल जाएगी, थोड़ी सी ऊर्जा। यानी कि यहाँ से श्वसन शुरू हो गया, यानी कि हमें ग्लूकोज से क्या मिल गई, ऊर्जा। अब यहाँ पर पायरुवेट के कितने अणु हमारे पास में, 3 अणु। तो अब ये 3 अणु हैं, यानी कि अभी एक अणु था वो बहुत बड़ा था, कार्बन के 6 अणु, तो 6 अणु में से 3 अणु टूट गए। अब ये 3 अणुओं को टूटने के लिए 3 रास्ते हैं, यानी कि 3 तरीके से ये टूट सकता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कि जो पायरुवेट है, पायरुवेट का जो विखंडन होगा वो होगा हमारा कहाँ पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये जो लिखा है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थिति है, तो वो कहाँ पर है भाई साहब, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन की जहाँ पर उपस्थिति होती है वहाँ पर कौन सी, किस अंग में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर जब ये पायरुवेट टूटता है, पायरुवेट के 3 अणु टूटते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये यहाँ पर बनता है। तो ये प्रक्रिया होती है किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको ही बोल देते हैं ऑक्सी श्वसन, इसको ही बोल देते हैं क्या, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा वाला। तो इसके दूसरा डायरेक्ट ऊपर की तरफ चलते हैं, दूसरा है हमारा
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि यहाँ पर O2 बिल्कुल है ही नहीं है, अनुपस्थित है। तो ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ईस्ट में। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? ईस्ट में। तो जब ये पायरुवेट टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो देखिए क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और थोड़ी सी ऊर्जा, कार्बन की केवल 2 अणु, मतलब कम ऊर्जा मिलती है अपन को। इसमें कितनी ऊर्जा मिलती है? कम, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है ईस्ट में, तो ध्यान रखिएगा एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ, इसलिए इसको बोल देते हैं अनॉक्सी श्वसन। क्या बोल देते हैं? अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन क्या बोल देते हैं? अनाक्सी श्वसन। क्या बोल देते हैं? अनॉक्सी श्वसन, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। ठीक है, इसको बोल देते हैं अनॉक्सी श्वसन। कहाँ गया भाई? अनॉक्सी श्वसन क्या बोल देते हैं? अनॉक्सी श्वसन। ये क्या है? अनऑक्सी, अच्छा मैंने इसको देख लिया, कैसे लिखा था मैं भूल गया। अरे मास्टर भूलता है रे, अरे नॉय 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 बच्चों। देखो, तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको अनॉक्सी श्वसन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ऑक्सी श्वसन। अब बचा एक, तो ये है भैया कहाँ पर? ऑक्सीजन का अभाव। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो। तो यानी कि ऑक्सीजन का अभाव है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है। तो ये होती है हमारी पेशी कोशिका में। कहाँ पर होती है? हमारी पेशी कोशिका में। तो इसके द्वारा बनता है लैक्टिक अम्ल और साथ में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी पेशी कोशिका में कब होती है? ये ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये हमारी पेशी कोशिका में कब होती है? जब हम देखिए कोई काम कर रहे होते हैं, बहुत ही मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने कोई कसरत कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या भारी कोई वस्तु उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो देखिए काम करते टाइम हम लोगों को क्या होती है? थकावट होती है। थकावट होने से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है जिससे हमें ऊर्जा मिलना कम हो जाती है। तो अब क्या होता है कि हमें जल्दी जल्दी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। ठीक है, या मिल रही है तो बहुत ही कम मात्रा में मिल रही है। तो फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बन रही थी वो नहीं बनेगी, या बनेगी तो बहुत कम मात्रा में बनेगी। लेकिन हमारे शरीर को काम करना है बहुत ही मेहनत वाला, तो हमें ऊर्जा चाहिए। तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये जो पायरुवेट है वो हमारी पेशी कोशिका में टूट जाता है। हमारी पेशी कोशिका में पायरुवेट का विखंडन होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है और साथ में हमें ऊर्जा मिल जाती है। तो हमें ऊर्जा तो मिल जाती है क्योंकि हमें काम करना है मेहनत वाला, तो हमें इंस्टेंट ऊर्जा, यानी कि हमें बहुत ही जल्द ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन साथ में क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। और इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारी मांसपेशियों में फिर दर्द होता है। जब अपन भारी काम करते हैं तो दर्द होता है ना, कभी कभी हमारे पैर, हाथ, कमर सब दुखने लगते हैं काम करने के बाद। तो वही इसकी वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से, क्योंकि हमने तुरंत ऊर्जा ले ली है उस काम को करने के लिए, लेकिन साथ में क्या बन गया? उसके साथ में लैक्टिक अम्ल, और इसी की वजह से हमें दर्द होता है। ठीक है, तो ये था ग्लूकोज का विखंडन। ध्यान रखिएगा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। सबसे पहले होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में। तो ग्लूकोज, कार्बन के 6 अणु टूट करके कितने बन जाते हैं? 3 अणु, और पायरुवेट बन जाता है। फिर पायरुवेट 3 तरीके से, पहला माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ, इसलिए इसको बोल देते हैं ऑक्सी श्वसन। फिर हो जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ये होता है कहाँ पर? ईस्ट में। कहाँ पर होती है? ईस्ट में। इससे अंतिम पदार्थ क्या बनते हैं? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने के कारण इसको अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। फिर जहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव होता है, यानी कि ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है, तो वो होता है कहाँ पर? हमारी पेशी कोशिका में, जिससे बनता है लैक्टिक अम्ल, और हमें ऊर्जा तो मिल जाती है लेकिन लैक्टिक अम्ल की वजह से हमें दर्द होता है। तो ये था थोड़ा सा ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन के, इस तरीके से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पर देखिए 2 तरह का श्वसन आ गया, एक तो ऑक्सी श्वसन, एक अनॉक्सी श्वसन। तो अब हम उस अंतर को समझ सकते हैं बेहतरीन तरीके से, जो कि ये रहा ऑक्सी श्वसन का और अनॉक्सी श्वसन का। इसलिए मैंने कहा था कि इसको अपन लोग बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा देख लीजिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर। तो पहला है ये ऑक्सीजन की, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि पहले में मैंने बता दिया। इसका अंतिम उत्पाद CO2 H2O तथा अधिक ऊर्जा है। ठीक है, इसका अंतिम उत्पाद
लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल, एल्कोहल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और इसके बाद में है जो ऊर्जा है वो लगभग 38 ATP। वो जो ऊर्जा है, जो ATP है, वो हमारे शरीर में ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, ATP। तो 38 ATP बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है, इसमें केवल 2 ATP कम ऊर्जा मिलती है। इस प्रक्रिया में मनुष्य, यह जो प्रक्रिया है वो मनुष्य, पौधों और सभी उच्च जीवों की कोशिकाओं में होती है। यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों ईस्ट में होती है। और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण तथा विघटन होता है। इसमें ग्लूकोज का अधूरा ऑक्सीकरण और विघटन होता है। यह बहुत ही धीमी लेकिन प्रभावी प्रक्रिया है। यह तेज लेकिन कम प्रभावी प्रक्रिया है। जल्दी से हो जाती है तो हमें ऊर्जा तो मिल जाती है, लेकिन दर्द भी होता है। ठीक है, क्योंकि जो काम बहुत ही जल्दी हो जाता है, फटाफट से, पता नहीं चलता। जैसे किसी को रातों रात अमीर हो जाए तो वो उतना प्रभावी नहीं होता है, वो उसकी सफलता है बाद में वो कम जाती है। ठीक है, क्योंकि वो एकाएक हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये लेकिन जो धीमी प्रक्रिया है ना, ये जो ऑक्सीजन, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और लंबे समय तक चलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और देखिए, इन दोनों को मिला करके ये जो हमारा है ना, ये हमारी पेशी में ऑक्सीजन की अभाव और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये दोनों ही क्या है, हमारे अनॉक्सी श्वसन है। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देख लेते हैं हमारे श्वसन तंत्र को। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि आप लोग समझने वाले हैं हमारे श्वसन तंत्र को। तो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला, ये ठीक रहेगा। हाँ, ये बेहतरीन कलर है। तो अब आप लोगों को मानव में श्वसन तंत्र को चित्र से समझाइए। यदि ऐसा आ जाए कि मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए, तो आप लोगों को ये बना देना है। ठीक है, ये चित्र। और यदि आ जाए कि मानव में श्वसन तंत्र को समझाइए, तो फिर आइए अब हम लोग मानव में श्वसन तंत्र को बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा श्वसन तंत्र दिया गया है। अब देखिए, श्वसन तंत्र में सबसे पहले हमारा नासाद्वार, नासाद्वार यानी कि नाक, यहीं से हम लोग नाक करते हैं, एक्छी। अरे बच्चे, यहाँ से नाक नहीं करते हैं, यहाँ से हम लोग सांस भी लेते हैं। होते हैं ना 2 छिद्र, उन्हीं से हम लोग क्या लेते हैं, सांस। केवल नाक नहीं करते, यहाँ से क्या लेते हैं, सांस। तो देखिए, हमारे श्वसन तंत्र का सबसे जो पहला अंग है, जहाँ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब वायु को अंदर लेते हैं, मतलब सभी गैसों को, अरे कहाँ गया भाई, सभी गैसों को मिक्स रूप में क्या लेते हैं, अंदर। तो नासाद्वार से वायु को कहाँ लिया जाता है, अंदर। और अंदर यानी कि वायु यहाँ पर पहुँच गई। अब देखिए, ये जो नासाद्वार होता है, ध्यान से समझिए, इस नासिका में क्या क्या होता है। इसमें छोटे छोटे, देखे आपने देखा होगा कि बाल होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो ये बाल क्या करते हैं, यदि हमने बाहर से वायु को लिया है, तो उसमें जो थोड़े थोड़े धूल के कण होते हैं, वो उनको छानने का काम करते हैं, यानी कि धूल के कणों को वहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है, और यहीं से वायु नाक में प्रवेश करती है, यानी कि हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो ये नासाद्वार क्या करता है, वायु को छानने का काम करता है और उसको थोड़ा गर्म बना देता है। यानी कि हम ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, तो ये नाक उसको थोड़ा सा गर्म कर देती है और वायु को छानती है। ठीक है, तो नाक में हमारी वायु थोड़ी सी गर्म हो गई और थोड़ी सी छन गई। अब नाक से थोड़ी वायु कहाँ पर जाती है, अंदर की तरफ। अंदर से जाएगी, थोड़ी अंदर की तरफ, चले जा भैया, तो वो पहुँच गई कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ से होती है ये हमारा मुख गुहा और नासिका की, ये दोनों मिल जाती हैं चीज़ें। अब देखते हैं हम लोग ग्रसनी। तो यहाँ पर जो नासिका गुहा है अपनी, या ग्रसनी है, इसमें देखो, ये नासिका गुहा में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये वायु और जो भोजन दोनों का मार्ग है, ये दोनों का मार्ग यहाँ पर साझा होता है। कहने का मतलब, यहाँ पर खाने का मार्ग, यानी कि जो खाना आता है और जो वायु आती है, ये यहाँ पर दोनों मिलते हैं, यहाँ पर दोनों साझा करते हैं, यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं। इसलिए हमसे बोला जाता है कि खाना खाते समय हमें सांस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खाना हमारे गले में अटक जाता है। तो ये ग्रसनी वो स्थान है जो कि ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा, ये वो स्थान है जहाँ पर जो हमारा श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का साझा मार्ग है, यानी कि दोनों का एक ही रास्ता है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा ही नीचे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा ही नीचे चलते हैं, तो हमें दिख जाता है हमारा कंठ। ये जो इस प्रकार का दिख रहा है, ये हमारा क्या है भाई साहब, कंठ। ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसा, ये क्या है, हमारा कंठ। ठीक है, और कंठ को ही हम लोग बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या बोल देते हैं, स्वर यंत्र। तो ये जो हमारा दिख रहा है, ये क्या है, स्वर यंत्र। ये क्या करता है,
सबसे पहली बात तो ये आवाज़ उत्पन्न करता है। स्वरंत क्या उत्पन्न करता है? आवाज़ उत्पन्न करता है, ठीक है। और ये हमारे भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, यानी कि सांस की जो नली है ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, क्योंकि यदि सांस के द्वारा सांस नली में भोजन चला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फेफड़ों में भोजन पहुंच जाएगा, जबकि फेफड़ों में तो ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए ये एक पहली बात तो ये भोजन ये आवाज़ को उत्पन्न करता है हमारा कंठ यानी कि स्वरयंत्र, और भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अब यहाँ पर हमारी वायु पहुँच गई, अब पहुँचती है थोड़ी थोड़ी श्वास नली में। कहाँ पर पहुँचती है? श्वास नली में। वायु कहाँ पर पहुँच गई है? श्वास नली में। अब देखिए ये श्वास नली है, थोड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है और फिर दो भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि दो हिस्से हैं ना, एक हमारा ये फेफड़ा, एक ये वाला फेफड़ा। तो देखिए ये जो हमारा क्या होता है, जो श्वास नली होती है ये क्या करती है, वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है, इस वाले फेफड़े में और इस वाले फेफड़े में, ठीक है। और इसकी जो दीवारें होती हैं वो सी आकार की उपास्थियों के द्वारा बनी हुई होती है। ये जो सी आकार की आपको उपास्थि दिख रही है ना, इनके द्वारा बनी होती है, जिनको बोलते हैं उपास्थि वलय। तो ये जो उपास्थि वलय होते हैं ये क्या करते हैं, ये सी आकार के उपास्थि वलय ये इस जो श्वास नली है उसको गिरने से बचाते हैं, यानी कि कहीं इधर उधर ना ये हो जाए, ठीक है, इसलिए ये गिरने से बचाते हैं। तो उपास्थि वलय हैं वो श्वास नली को गिरने से बचाते हैं, जो कि सी आकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजन आते आते हमारे दोनों फेफड़ों में पहुँच गई। तो अब हम लोग एक फेफड़े के अंदर समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है। तो ये जो यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई है, इसके बाद में होती हैं श्वसन नलिकाएँ। क्या होती हैं? श्वसन नलिकाएँ, या जिनको बोलते हैं श्वसनी, ठीक है। श्वसनी ये बड़ी वाली नलिका होती है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, वायु आ रही है और यहाँ से ये फिर छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ती जाती हैं। तो ये जो मोटी वाली है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोल देते हैं श्वसनी। क्या बोल देते हैं? श्वसनी, या कि श्वसन नलिकाएं। फिर इसके बाद में जो छोटी छोटी और छोटी छोटी में बढ़ जाती है तो उनको बोल देते हैं श्वसनिका। क्या बोल देते हैं? श्वसनिका। और फिर सबसे लास्ट में जो यहाँ पर जो गोल गोल अंडे के जैसे दिखते हैं, गोल गोल कैसे दिखते हैं? अंडे के, ये दिख रहा है ना, ये गोल गोल से बंटा टाइप के बने हैं, ये जो ये बने हैं इनको बोल देते हैं कोपिका कोश। तो ये जो हमारी श्वास नली होती है पहले जो मोटी मोटी चली जाती है उसको बोल देते हैं श्वसनी, फिर उसके बाद में और बड़े भागों में बट गई, छोटे भागों में बट गई तो उसको बोलते हैं श्वसनिका, फिर लास्ट में जो बंटे टाइप के बचते हैं उनको बोल देते हैं क्या? कूपिका कोश। जैसे देखिए ये मोटी है, इसको बोल देंगे क्या? श्वसनी। क्या बोल देंगे? श्वसनी। फिर इससे ये थोड़ी थोड़ी पतली पतली में बढ़ जाएगी, कुछ अरे थोड़ी पतली हो जा, कुछ यहाँ पर चली जाएगी, ऐसी कुछ पतली में बढ़ जाएगी, तो इसको हम लोग बोल देते हैं श्वसनिका। क्या बोल देते हैं? श्वसनिका। और यहाँ के बाद ये और छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो इनको बोल देते हैं कि हम लोग क्या, ये बंटे टाइप की संरचना बन जाएगी यहाँ पर, तो इनको बोल देते हैं कूपिका कोश, ठीक है, इनको बोल देते हैं कूपिका कोश। तो कूपिका कोश में ये जो कूपिकाएं होती हैं ये देखिए कैसी होती हैं, ये बिल्कुल टिंगू टेढ़े मेढ़े की तरह दिखाई देती हैं। तो ये क्या, रक्त में ये डूबी हुई होती हैं, यानी कि इनका संपर्क है कहाँ पर होता है? रक्त से होता है। ये रक्त में डूबी हुई होती हैं और रक्त के पास में बहुत ही होती हैं, यानी कि रक्त इनमें भरा हुआ होता है। तो ये क्या करती हैं, छोटी छोटी शाखाएं होती हैं और ये क्या करती हैं, ये गुब्बारों के जैसे थैले होते हैं। क्या होते हैं? ये गुब्बारे के जैसे थैले होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये श्वसन के ये थैले क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि ये हमारे खून में मिली हुई हैं, ये खून में ऐसी धसी हुई हैं। तो यहाँ से भाई साहब क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को दे देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं। ऑक्सीजन को क्या कर देती हैं, ये दे देती हैं, यहाँ से जैसे आ रही है अपनी ऑक्सीजन भर के आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है, तो यहाँ से इन्होंने O2 क्या कर दी, रक्त को दे दी। O2 कहाँ पर दे दी? रक्त को इन्होंने दे दी, और रक्त से इन्होंने वापस क्या ले ली? CO2। रक्त से इन्होंने वापस क्या ले ली? CO2। रक्त से इन्होंने क्या ले ली? वापस CO2। तो ऑक्सीजन है ये हमारी सभी कोशिकाओं में चली जाएगी, और ये CO2 है फिर यहाँ से वापस आएगी और हमारी सांस के द्वारा ये वापस निकल जाएगी, यानी कि हम CO2 को बाहर छोड़ देंगे। तो ये हमारा जो श्वसन तंत्र है वो कुछ इसी प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर हमारे फेफड़े दो होते हैं, एक ये वाला फेफड़ा, एक ये वाला फेफड़ा, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, ये श्वसन के मुख्य अंग होते हैं, ठीक है। और ये फेफड़े क्या करते हैं, रक्त को ऑक्सीजन युक्त बनाते हैं, यानी कि रक्त है इनमें ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त वाला रक्त
बन जाता है। और फिर यहाँ पर देखिए ये जो हड्डियाँ दिख रही हैं ना, ये हड्डियाँ दिख रही हैं, इनको बोलते हैं रिब्स, यानी कि पसलियाँ। ये हड्डियाँ या पसलियाँ पता है क्या करती हैं? ये हमारी जो हड्डियाँ हैं, छाती की हड्डियाँ जिनको रिब्स बोलते हैं, पसलियाँ बोलते हैं, ये एक पिंजरे की तरह होती हैं और इनके अंदर फेफड़े और हमारा हृदय है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, पसलियाँ किसको सुरक्षा प्रदान करती हैं? हमारे हृदय को यानी कि हार्ट को और हमारे फेफड़ों को। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके नीचे। देखिए आप लोगों को ये कुछ ऐसी चीज़ दिख रही होगी, ये ऐसी चीज़ दिख रही है ना, ऐसी ये वाली चीज़, इसको बोल देते हैं हम लोग मध्यपट यानी कि डायफ्राम। क्या बोल देते हैं? डायफ्राम। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इस डायफ्राम को समझ लेते हैं। तो डायफ्राम क्या है? एक पतली पेशी होती है जो हमारी छाती और पेट को अलग करती है। ध्यान रखना, हमारी छाती और पेट को जो अलग करने वाली पेशी है उसको बोल देते हैं मध्यपट यानी कि डायफ्राम। क्या बोल देते हैं? डायफ्राम। जो कि आप लोगों को चित्र में ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है? डायफ्राम है। अब ये देखिए क्या करता है ये डायफ्राम, ये जब हम श्वास लेते हैं तो ये नीचे की तरफ ऐसा चला जाता है और चला हो जाके ये चौड़ा हो जाता है, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। यहाँ से आया और दबता गया तो इसलिए हमारी छाती है वो ऐसी फूल जाती है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ क्या करता जाता है? ये ऊपर की तरफ चला जाता है और जैसे अभी सिकुड़ गया है वैसे ही सिकुड़ जाता है। तो यही है, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ जाता है और फ्लैट हो जाता है, तो हमारी छाती है वो फूल जाती है। और फिर जब हम उसको छोड़ देते हैं, सांस को छोड़ देते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है, इसलिए हमारी छाती भी सिकुड़ जाती है। तो ये हमारा है एक श्वसन तंत्र जो कि इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अब जो बातें मैंने आप लोगों को सारी की सारी बताई हैं, तो मैंने उन बातों को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए लिख दिया है। ठीक है, जैसे आप लोगों को नोट्स बनाना है तो आप लोग यदि सुन सुन के नहीं बना पाते, थोड़ी समस्या है, तो मैंने हर एक बात को जो जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पर मैंने नोट कर दी है। तो ये आप लोग नोट्स में भी आपने लिख सकते हैं कि मानव श्वसन तंत्र है उसके सभी अंग कैसे कार्य करते हैं, और उनको समझ लिया तो सब फिर हो जाएगा। तो ये पूरी चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि क्या है। अब आ जाते हैं हमारे पास में सांस अंदर लेना यानी कि इनहेलन, और सांस को बाहर छोड़ना यानी कि एक्सलेशन। तो देखिए जरा, इनहेल और एक्सहेल को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे होता क्या है, इनमें अंतर यदि पूछा जाए कि सांस लेना और सांस को बाहर छोड़ना किस तरीके से होता है, तो ये मैं पहले बता दिया कि जब अपन लोग सांस को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम है वो क्या होता है? सिकुड़ता है। और डायफ्राम क्या होता है? नीचे की ओर खिसक कर सीधा और फ्लैट हो जाता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिससे छाती का खोखला भाग बड़ा हो जाता है। ये डायफ्राम नीचे की तरफ आया, ये डायफ्राम नीचे की तरफ आया तो छाती का खोखला भाग कैसा हो जाता है? बड़ा, और हवा फेफड़ों के अंदर खींच ली जाती है। सांस को बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम ढीला पड़ जाता है, ऊपर की तरफ उठता है और एक गुंबद नुमा यानी कि डूम शेप हो जाता है। ये हो जाता है ना डूम शेप, ऐसा ऐसा डूम शेप हो जाता है। ठीक है, और छाती को खोखला भाग छोटा हो जाता है और फेफड़ों से बाहर हवा निकल जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसी का पार्ट था। चलिए देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है कि विभिन्न जीवों में सांस है वो किस तरीके से ली जाती है। तो देखिए ज़रा, इसको आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पौधों में श्वसन। किस में समझते हैं? पौधों में श्वसन। तो मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, किससे, हाँ, नहीं नहीं नहीं, इससे कर लेता हूँ, पौधों में श्वसन। तो हम लोग पौधों में श्वसन को समझेंगे, फिर स्थलीय जीवों में श्वसन को समझेंगे और जलीय जीवों में श्वसन को समझेंगे। आइए अब हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ गई भाई, हाँ देखो, सबसे पहले समझते हैं पौधों में श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है, ये पहली बात मैं आप लोगों से कर चुका हूँ। तो देखिए ये कैसे होती है, एक तो होती है दिन के टाइम यानी कि डे टाइम में। तो दिन के टाइम में पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं जिससे ऑक्सीजन बनती है। दिन के समय में पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं जिससे ऑक्सीजन बनती है, और श्वसन से क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह CO2 प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी हो जाती है और अंतिम परिणाम हमें O2 बाहर निकलता है। ठीक है, जब पेड़ पौधे श्वास लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? बनती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोगी हो जाती है, और फिर बाहर क्या निकलता है? O2 निकलता है। अब रात के टाइम में क्या होता है? रात के टाइम में केवल श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है।
इसलिए केवल CO2 ही बाहर निकलती है। ये जो पेड़ पौधे हैं ना, आप लोग ये मत समझिएगा कि पेड़ पौधे हमारी तरह सांस नहीं लेते हैं, पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं। तो देखिए दिन में क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए कि दिन में क्या होता है। दिन में पेड़ पौधों ने सांस ली तो इन्होंने CO2 को क्या ले लिया अंदर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की इन्होंने, तो फिर O2 को इन्होंने कहाँ भेज दिया, बाहर। O2 को कहाँ भेज दिया, बाहर। अब देख लो रात में क्या होगा कि ये क्या करेंगे, केवल सांस लेंगे, केवल क्या लेंगे, श्वास लेंगे, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। तो जब केवल श्वास लेते हैं तो ये ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और CO2 को कहाँ छोड़ देते हैं, बाहर। CO2 को कहाँ छोड़ देते हैं, बाहर। ध्यान रखना, रात में पेड़ पौधे हमारी तरह ही काम करते हैं कि O2 को अंदर ले लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये बोला जाता है ना कि कभी रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो CO2 छोड़ते हैं और O2 को लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है उनके आसपास। ठीक है, लेकिन दिन के टाइम में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, तो ये जो CO2 बाहर से ले लेते हैं तो ये उपयोगी हो जाती है और फिर हमें O2 देते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला देख लेते हैं हम लोग क्या, तो इसके लिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये अगला देख लेते हैं स्थलीय जीव। स्थलीय जीव जो होते हैं वो वातावरण यानी हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं और सांस लेने की दर बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वातावरण में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है और जब हम सांस ले लेते हैं तो हमें पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है, इसलिए हम धीरे धीरे सांस लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप सांस ले रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आप सांस ले रहे हैं। लेकिन देखिए जो जलीय जीव हैं वे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि सांस लेने की दर बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने देखा होगा कि ये जो मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे सांस लेती रहती हैं। क्यों लेती रहती हैं? क्योंकि इन्हें पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अलग करना होता है पानी से, फिर उनको अंदर लेना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी ये सांस लेते हैं। जैसे कि मछलियों में श्वसन को देखिए, मछली मुँह से पानी को अंदर लेती है, तो इसने मुँह से पानी को अंदर ले लिया। पानी गलफड़ों के ऊपर से गुजरता है, ये जो गलफड़े हैं यहाँ से, इनके गलफड़ों से ऊपर गुजरता है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन रक्त में अवशोषित हो जाती है। तो ये गलफड़े हैं वो इस तरह से कार्य करते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और जो पानी है उसको गलफड़ों से कहाँ भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर चली गई और गलफड़ों से पानी कहाँ गया, बाहर। और ये क्या होता है, देखिए जब मुँह खुला होता है तो गलफड़े बंद होते हैं और जब मुँह बंद होता है तो गलफड़े खुल जाते हैं। मछली ने पानी लिया, मुंह बंद, गलफड़े खुल गए, तो गलफड़े खुल गए तो ऑक्सीजन अंदर चली गई पेट में, खून में, और पानी कहाँ निकल गया, बाहर। अब फिर से मुंह खुला तो ये जो गलफड़े हैं वो बंद। तो जब मुँह खुला होता है तो गलफड़े बंद होते हैं और जब मुँह बंद हो जाता है तो गलफड़े खुल जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से मछली अपना सांस लेती रहती है। तो अभी पर ने देखा पेड़ पौधों में श्वसन, स्थलीय जीवों में श्वसन और जलीय जीवों में श्वसन। तो यहाँ पर हमारा श्वसन का टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं मानव में परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। तो आइए मानव में परिवहन को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। और आप लोग ऐसा क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8वां, कि मानव में परिवहन तंत्र को समझाइए। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया है, तो आइए अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं मानव में परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए जरा, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन कि शरीर के अंदर पोषक तत्व, गैसें जैसे कि O2, CO2, हार्मोन और अपशिष्ट यानी कि वेस्ट जब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो उनको बोलते हैं परिवहन, और इस पूरी व्यवस्था को बोल देते हैं परिवहन तंत्र। यानी कि जो पोषक तत्व, गैसें, हार्मोन और अपशिष्ट हैं वो जब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं तो इसको बोल देते हैं क्या, परिवहन। और इस पूरे तंत्र को बोल देते हैं या इस व्यवस्था को बोल देते हैं परिवहन तंत्र। ठीक है, अब इस परिवहन तंत्र के लिए हमारे पास में बहुत सारे क्या होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, तो उन अंगों को देख लीजिए कि किन के द्वारा किया जाता है। तो मनुष्य में ये वहन तंत्र के अंग क्या हैं, देख लीजिए जरा, प्रमुख अंग। सबसे पहला अपना हृदय यानी कि हार्ट, ये एक पंप की तरह खून को धकेलता है। ठीक है, दूसरा है रक्त,
रक्त क्या करता है, पोषक तत्वों और गैसों को लेकर के चलता है। फिर है रक्त वाहिकाएं। तो रक्त वाहिकाएं ये नलियों की तरह कार्य करती हैं, जिसमें धमनियां, सिराएं और कोशिकाएं। तो आपको ये जो चित्र दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ये चित्र दिख रहा है, इसमें जो नीले नीले कलर की दिख रही हैं ये है हमारी सिराएं, और जो रेड रेड कलर की दिख रही हैं ये हमारी धमनियां हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हमारे शरीर में जो हृदय है वो किसकी तरह कार्य करता है, पंप की तरह। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए जरा, जैसे हमें कभी खेत में पानी देना होता है, तो खेत में पानी देने के लिए हमारे पास में क्या होती है, मोटर या पंप होता है। ठीक है, ये क्या होती है, हमारे पास में एक मोटर होता है, मोटर की एक बॉल लगी होती है, ये हमारे पास में कुएं में, कहाँ लगी होती है, कुएं में। फिर एक बॉल यहाँ से निकलती है और वो जाती है कहाँ पर, हमारे सीधे सीधे खेत में, और यहाँ पर खेत में पानी दे दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर का जो मोटर है वो क्या है, हृदय। ठीक है, और ये जो पाइप हैं वो है हमारी रक्त वाहिकाएं, और इनमें बहने वाला जो पानी है वो है हमारा रक्त। तो जब भी आपसे मनुष्य के वहन तंत्र के प्रमुख अंगों के बारे में पूछा जाए तो आप कह दीजिएगा कि हृदय, रक्त वाहिकाएं और उनमें बहने वाला रक्त, ये क्या है, मानव परिवहन तंत्र के प्रमुख घटक। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग, और आगे हम लोग इन प्रमुख अंगों को, जैसे कि हमारे पास में ये हृदय, रक्त और रक्त वाहिका, इनको हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हृदय को। तो यहाँ पर देखिए ये हृदय, तो यहाँ पर आप लोग ऐसा टॉपिक बना सकते हैं या क्वेश्चन बना सकते हैं कि हृदय की कार्यविधि समझाइए। क्या बना सकते हैं, हृदय की कार्यविधि समझाइए। आप लोग एक ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि हृदय की कार्यविधि समझाइए। तो हृदय की कार्यविधि समझाने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा हृदय के थोड़े से हिस्सों के बारे में और रक्त के बारे में। तो देखिए, वो रक्त जिनमें क्या होता है, CO2 होती है, वो रक्त जिनमें CO2 होती है उसको बोल देते हैं अशुद्ध रक्त। क्या बोल देते हैं, अशुद्ध रक्त। और वो रक्त जिनमें O2 होती है उनको बोल देते हैं शुद्ध रक्त। जिनमें O2 होती है उसको बोल देते हैं शुद्ध रक्त, और जिनमें CO2 होती है उसको बोल देते हैं अशुद्ध रक्त। तो ये तो होगी रक्त की बात। फिर आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा हृदय है, जो हमारा क्या है, हृदय, जो हमारा हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो मैं इनको अच्छे से बना लेता हूँ। 4 चैम्बर होते हैं, पहला और ये दूसरा और ये तीसरा और ये क्या है, ये चौथा। 4 चैम्बर होते हैं। तो इसमें देखो ये लिखा है दायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद और बायां निलय। तो ये 4 होते हैं। दो हमारे होते हैं अलिंद और 2 होते हैं निलय। ठीक है, दायां अलिंद सो बायां अलिंद, और यहाँ पर दायां निलय सो बायां निलय। यानी कि ये जो हमारा हृदय है वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है। ध्यान रखिएगा कितने कोष्ठकों में बटा होता है, 4। अब देखिए जरा, आपने ये समझ ली है बात, तो आइए अब हम लोग इसकी प्रोसेस को बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हृदय के जो कोष्ठ हैं वो कितने हैं, हृदय के कोष्ठ हैं वो कितने हैं, 4। ठीक है, हृदय के कोष्ठ हैं वो कितने हैं, 4। अब आइए ध्यान से पढ़ लेते हैं कि हृदय में जो रक्त है वो किस तरीके से कार्य करता है, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो देखो, सबसे पहले शरीर में जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त मतलब CO2 वाला, शरीर में जो अशुद्ध रक्त है वो शरीर के ऊपरी हिस्से, शरीर के ऊपरी भाग यानी कि महाशरा से हमारे हृदय में प्रवेश करता है। यहाँ से कौन प्रवेश किया, अशुद्ध रक्त। कौन प्रवेश किया, अशुद्ध रक्त। और शरीर के निचले हिस्से के भाग महाशरा से भी यहाँ से प्रवेश करता है अशुद्ध रक्त। तो 2 जगह से अशुद्ध रक्त प्रवेश किया और इस जगह पर पहुँच गया। इस जगह को बोल देते हैं दायां अलिंद। तो अशुद्ध रक्त शरीर के ऊपरी हिस्से से और शरीर के निचले हिस्से से महाशरा से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, दाएं अलिंद में। अब दाएं अलिंद में जैसे ही रक्त पहुँच गया, ये फुल भर गया, तो ये क्या करता है, ये दायां अलिंद है वो सिकुड़ता है, और सिकुड़ता है जैसे ही सो ये रक्त है ये पहुंच जाता है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ कहाँ पर पहुंच जाता है, दाएं निलय में। कहाँ पहुंच जाता है रक्त, दाएं निलय में। ये यहाँ पर पहुंच गया। जैसे ही ये दायां अलिंद सिकुड़ा तो रक्त कहाँ पहुंच गया, दाएं निलय में, यहाँ पर पहुंच गया रक्त। ठीक है, अब जैसे ही दाएं निलय में रक्त पहुंच गया तो यहाँ से क्या होगा, अब ये जो दायां निलय है ये जब सिकुड़ेगा
तो यहाँ से होता हुआ ये रक्त है, यहाँ से ऊपर से होता हुआ ये रक्त है, पता है कहाँ पर पहुँच जाएगा? ये रक्त पहुँच जाएगा सीधा के सीधा फेफड़ों में। यहाँ से ये होता हुआ कहाँ चला जाएगा? सीधा के सीधा फेफड़ों में। कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में। कहाँ चला जाएगा? सीधा का सीधा फेफड़ों में। कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में। ठीक है, तो ये तो हो गया दाएं अलिंद और दाएं निलय की बात। ठीक है, अब फेफड़ों में यहाँ पर ये जो फेफड़े हैं, यहाँ पर रक्त होगा शुद्ध, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया जाएगा और ऑक्सीजन को रक्त में मिला दिया जाएगा। तो यहाँ पर रक्त हो गया शुद्ध। अब शुद्ध रक्त क्या करेगा? अब शुद्ध रक्त, ये जो शुद्ध रक्त है वो फेफड़ों से होता हुआ कहाँ आएगा? ये फुफ्फुस स्राव के द्वारा इसमें आएगा। कहाँ पर आएगा? ये आएगा बाएं अलिंद में। कहाँ पर आएगा? बाएं अलिंद में। अब जैसे ही ये बायां अलिंद है वो फुल भर जाएगा रक्त से, तो ये सिकुड़ेगा तो नीचे पहुंच जाएगा ये कहाँ पर? बाएं निलय में। कहाँ पर पहुंच जाएगा? बाएं निलय में। अब ये बाएं निलय जैसे ही सिकुड़ेगा बहुत ही दमदार तरीके से, तो ये बायां निलय से होता हुआ रक्त यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा भाई साहब? ये पहुंच जाएगा शरीर के सभी अंगों तक, शरीर के सभी अंगों तक। और इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरे तरीके से चलती रहती है और शरीर के प्रमुख अंगों से होता हुआ ये रक्त फिर से कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपरी भाग से यहाँ पर ये अशुद्ध रक्त बन के यहीं पर पहुँच जाएगा, यानी कि हृदय में वापसी आएगा। तो ऐसी ये प्रक्रिया पूरी तरीके से चलती रहती है और हमारे शरीर में हृदय का परिवहन होते रहता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा हृदय कार्य करता है। तो आप कार्यविधि तो समझ ही गए हैं, साथ साथ में आपको हृदय का ये चित्र बनाना भी बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से सीख लेना है। ठीक है, अब ये जो मैंने जितनी पूरी बात आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन की है, मैंने जितनी पूरी बात आप लोगों को एक्सप्लेन यहाँ पर की है, तो मैंने यहाँ पर वो लिख दी है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। पूरी की पूरी बात जो मैंने बताई है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। बस ये अशुद्ध की जगह अशुद्ध लिख गया है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो पूरी बात जैसी मैंने आपको एक्सप्लेन की है वही यहाँ पर लिख दी है। और क्या लिखा है? यह चक्र बार बार चलता रहता है। अरे भाई अलग पेन आ जा, हाँ इसको मैं ले लेता हूँ वाइट को। यह चक्र बार बार चलता रहता है और यह प्रक्रिया हृदय चक्र कहलाती है। हृदय लगभग 70 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता रहता है और यह काम जीवन भर चलता रहता है। और जैसे ही रुक गया तो हृदय रुक गया तो जीवन भी रुक गया। अब हृदय की मुख्य बातें देखिए क्या है। हृदय का दायां भाग अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक ले जाता है। ठीक है, जो दायां भाग है वो अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक ले जाता है और बायां भाग है वो शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। हृदय में बाल्ब होते हैं जो यानी कि झिल्लीदार दीवारें होती हैं जो रक्त को उल्टा बहने से रोकती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लगे हुए हैं ना, यहाँ पर ये चीज़ जो यहाँ पर ऐसे लगे हुए हैं, ये चीज़ ये क्या है? बाल्ब। ये हृदय को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। अब एक डायग्राम के द्वारा और हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये हमारे जो शरीर में जो खून है वो किस तरीके से कार्य करता है। ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमारे फेफड़े हैं, यहाँ पर हमारे क्या हैं? फेफड़े। तो इन फेफड़ों में हमारे पास में क्या है? शुद्ध रक्त। फेफड़ों में क्या भरा हुआ है? शुद्ध रक्त। अब देखिए फेफड़ों में यदि शुद्ध रक्त है यानी कि O2 वाला रक्त है, तो ये फेफड़े चाहते तो पूरे शरीर में अपने रक्त को भेज देते, लेकिन भाई साहब फेफड़ों में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वे शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेज दें। तो फेफड़े क्या करते हैं कि हृदय का सहारा लेते हैं। तो फेफड़े सबसे पहले फुफ्फुसीय स्राव के द्वारा जो ऑक्सीजन युक्त वाला रक्त है उसको कहाँ भेज देते हैं? हृदय में। और हृदय के कहाँ जाता है? बाएं अलिंद में। बायां अलिंद सिकुड़ता है तो पहुंच जाता है हृदय रक्त कहाँ पर? बाएं निलय में। अब बाएं निलय जैसे ही पूरी पावर लगाता है तो वो भेज देता है यहाँ से महाधमनी से होता हुआ रुधिर और कहाँ पर पहुंच जाता है? ऑक्सीजन युक्त शरीर के सभी अंगों तक। ठीक है, बाएं निलय ने कहाँ पर भेज दिया? शरीर के सभी अंगों तक। यहाँ पर कोशिकाओं ने जल्दी जल्दी ऑक्सीजन वाला रक्त लिया और अपने काम में जुट गए, यानी कि शरीर को ऊर्जा प्रदान कर दी। अब यहाँ से जैसे ही ऊर्जा प्रदान कर दी तो CO2 युक्त वाला रक्त बन गया। तो अब यहाँ से शरीर के अंगों से निकल के आएगा खून कैसा? बी ऑक्सीजनित, यानी कि जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो अशुद्ध रक्त जाएगा जाएगा जाएगा, अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँचेगा? दाएं अलिंद में। और दाएं अलिंद में पहुँच करके ये सिकुड़ेगा तो पहुँच जाएगा दाएं निलय में। फिर दायां निलय प्रेशर मारेगा कि भाई अशुद्ध रक्त को शुद्ध करो, तो ये भेज देगा फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ पर? फिर से फेफड़ों में। और फिर से फेफड़ों में शुद्ध होगा, फिर ये क्रम ऐसा चलता रहेगा। तो इस चक्र से हम लोग अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो खून है वो हमारे शरीर में बहता है और फेफड़े और हृदय कैसे काम करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो इसको आप लोग ये फ्लो चार्ट समझ के बना लीजिए कि कैसे रक्त बहता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर परिसंचरण तंत्र भी आता है, तो थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं कि ये परिसंचरण तंत्र एक्चुअल क्या वाला है। तो आप लोग क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकते हैं कि एकल परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन। तो जब रक्त हृदय से केवल एक बार गुजरकर पूरे शरीर में घूम आता है तो उसे एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी रक्त हृदय से निकला और एक बार में घूम करके पूरे शरीर में आ गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एकल परिसंचरण तंत्र। जैसे मछलियों में ये पाया जाता है, ठीक है। और इनका क्रम क्या होता है, हृदय से जो रक्त निकला वो गलफड़ों में, गलफड़ों से पूरे शरीर में, फिर से वापस हृदय में, बस। ये विशेषता क्या है, रक्त हृदय में सिर्फ एक बार आता जाता है और शरीर को अपेक्षाकृत कम ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि ये एकल परिसंचरण तंत्र है और इसमें O2 और प्लस के CO2 दोनों मिली होती हैं, दोनों अलग अलग नहीं होती हैं, दोनों मिली हुई होती हैं, इसलिए शरीर को ऑक्सीजन कैसी मिलती है, कम मिलती है, ठीक है। अब देख लेते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है ये मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य में क्यों पाया जाता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और लगभग सभी मैमल्स यानी कि स्तनधारियों में पाया जाता है, ठीक है। सभी मैमल्स में ये पाया जाता है, पक्षियों में और मनुष्यों में भी। ये क्या है भाई साहब, दोहरा परिसंचरण तंत्र। जब रक्त हृदय से 2 बार होकर के पूरे शरीर में घूमता है, पहली बार फेफड़ों तक तथा दूसरी बार पूरे शरीर तक, तो इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कि हृदय से रक्त निकला तो फेफड़ों में गया, फेफड़ों से वापसी कहाँ आया, हृदय में, ये कहलाता है फुफ्फुसीय परिसंचरण तंत्र, ठीक है। हृदय से कहाँ निकला, फेफड़ों में, फेफड़ों से कहाँ, फिर से हृदय में, तो ये अशुद्ध रक्त वाली बात हो रही है। दूसरा क्या है, हृदय से निकला सारे शरीर में गया, शरीर से अशुद्ध रक्त आया, फिर पहुँच गया फिर से हृदय में, तो ये वहाँ परिसंचरण तंत्र है और इसमें 2 तरीके से हृदय है वो रक्त में पहुँचता है, इसलिए इसको बोल देते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। विशेषता क्या है इसकी कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्रम आप लोग ध्यान रख लीजिएगा और इसकी ये डेफिनेशन। तो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपने क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखते हैं हम लोग आगे, और आगे क्या है भैया, तो हम लोगों ने हृदय की पूरी प्रोसेस पढ़ ली है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, रक्त वाहिकाएं। क्या पढ़ते हैं, रक्त वाहिकाएं, जो कि हमारे परिवहन तंत्र का दूसरा हिस्सा है। तो रक्त वाहिकाओं में हमारी धमनियाँ, सिराएं और केशिकाएं। तो रक्त का प्रवाह, तो धमनियाँ क्या करती हैं, हृदय से रक्त को बाहर ले जाती हैं, हृदय से रक्त को कहाँ पर ले जाती हैं, बाहर की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। और सिराएं रक्त को हृदय में वापस ले आती हैं, ठीक है। और केशिकाएं शरीर की कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। रक्त का प्रकार, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है यानी कि ऑक्सीजन वाला, और स्राव में अशुद्ध रक्त बहता है, और केशिकाओं में दोनों प्रकार का रक्त। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पर इस चित्र में ये क्या है, हमारी ये धमनी रेड कलर की, तो इसमें लाल रक्त बहता है, हीमोग्लोबिन 12, तो ये लाल दिखती हैं। तो ये जो हमारी बेसल्स हैं, स्राएं, इनमें CO2 वाला रक्त बहता है, इसलिए इनका रंग है वो नीला होता है। लेकिन ये जो हमारी केशिकाएं हैं इनमें दोनों प्रकार का रक्त बहता है, जैसे कि ये यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो इनका कलर नीला और लाल दोनों मिक्स करके होता है। अब अपवाद है, ये अपवाद को ध्यान रख लीजिएगा कि धमनियों में सबसे पहली बात तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक अपवाद है कि जो फुफ्फुस धमनी है वो गंदा रक्त यानी कि ये ले जाती है CO2 वाला रक्त। और ऐसे ही स्राव में भी एक फुफ्फुस स्राव है जिसमें कैसा बहता है, शुद्ध, लेकिन बाकी स्राव में कैसा बहता है, अशुद्ध, और इसमें कोई अपवाद नहीं है, ये केशिकाएं ही हैं। दबाव, धमनियों में अधिक दबाव होता है और स्राव में कम दबाव होता है। दीवारें, तो धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, स्राव की कैसी होती हैं, पतली और कम लचीली। इनमें मध्यम वर्ग दबाव होता है और इनकी कैसी होती हैं, बहुत ही पतली, एक कोशिका की मोटाई की बराबर होती है, यानी बहुत पतली। और बाल्ब, तो धमनियों में बाल्ब नहीं होते हैं लेकिन स्राव में बाल्ब होते हैं, रक्त को उल्टा बहने से रोकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर धमनी और स्राव में हम लोगों ने अंतर भी पढ़ लिया, ठीक है, और इसके साथ साथ में हमने रक्त वाहिकाएं भी पढ़ ली, ठीक है, और तीसरी भी पढ़ ली, केशिकाएं। तो ये होंगी रक्त वाहिकाएं। और अब रक्त वाहिकाओं के बाद आ जाता है हमारा क्या भाई साहब, रक्त, यानी कि ब्लड, जो कि आपके और हमारे खून में बह रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है ना, उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए, रक्त क्या है, रक्त एक लाल रंग का तरल
है जो कि हमारी रक्त वाहिकाओं जैसे कि नसों धमनियों में लगातार बहता रहता है। यदि ये रुक गया ना तो समझ जाओ कि क्या होगा। यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। साथ ही CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का काम भी करता है। ठीक है, तो रक्त में बहुत सारे इसके भाग होते हैं, इसके घटक होते हैं। तो रक्त के घटक देख लीजिए क्या क्या है। तो भाई साहब जरा ध्यान से समझिए रक्त के घटक। तो हाँ, ये मैं ले लेता हूँ। तो रक्त के प्रमुख घटक, सबसे पहला है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। यह लगभग 55% होता है रक्त में और हल्का पीला तरल भाग होता है। इसका काम क्या है? यह है भोजन के पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये इसका काम है। इसमें लगभग 90% पानी होता है, फिर बाकी का प्रोटीन, ग्लूकोज और लवण घुले रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये प्लाज्मा जो तरल तरल पदार्थ है ना, यहाँ पर ये प्लाज्मा है। फिर इसके बाद में आता है रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं लगभग 45% प्लाज्मा में 3 प्रकार की कोशिकाएं तैरती रहती हैं। और ये 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कणिकाएं दिखने में कैसी दिखती हैं? ये लाल लाल। और श्वेत कैसी दिखती हैं? ये श्वेत श्वेत। और प्लेटलेट्स ये छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से इनका रंग लाल होता है। इनका काम क्या है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक ले जाना। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या काम है? ये कोशिकाएं संख्या में कम होती हैं, किससे? लाल रक्त कणिकाओं से, लेकिन शरीर की रक्षा यानी कि इम्यूनिटी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यानी कि जो बीमारी से लड़ती हैं वो कौन सी कोशिकाएं हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, ये शरीर को जीवाणु, विषाणु और संक्रामक से बचाती हैं। अब है प्लेटलेट्स। तो रक्त, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला। तो रक्त कणिकाएं या रक्त पट्टिकाएं छोटी अनियमित आकार की होती हैं। काम क्या है? घाव लग जाने पर खून को बहने से रोकती हैं, यानी कि खून का थक्का जमा देती हैं जिससे ज़्यादा खून बहकर बाहर ना निकले। तो ये कौन काम करता है? प्लेटलेट्स। तो देख लीजिए रक्त किन से मिलकर बना होता है? प्लाज्मा से, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स से। तो ये देखिए, ये एक रक्त वाहिका है, इसमें दिख रही हैं सारी की सारी चीज़ें। ये जो पीला पीला दिख रहा है ये प्लाज्मा, ये लाल लाल रक्त कणिकाएं, और ये वाली श्वेत रक्त कणिकाएं, और ये जो दिख रहे हैं ये क्या है हमारे भाई साहब? ये हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपने रक्त को पढ़ लिया और रक्त के प्रमुख घटकों को पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला। तो अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा क्या? लसिका क्या है? ये भी हमारे परिवहन तंत्र का घटक है। तो आइए लसिका को पढ़ लेते हैं। तो क्या है भाई साहब? लसिका एक हल्का पीला रंग का द्रव है। यह रक्त का छना हुआ ही भाग होता है जो रक्त कोशिकाओं से बाहर निकलकर ऊतकों के बीच में जमा हो जाता है। रक्त कोशिकाओं से निकल जाता है और ऊतकों के बीच में जमा हो जाता है। इसका क्या काम है? ऊतकों और रक्त के बीच पोषक तत्व और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। अगला है अतिरिक्त ऊतक द्रव को वापस रक्त में ले जाना। और तीसरा है श्वेत रक्त कणिकाओं और एंटीबॉडी पहुंचाकर शरीर को रोगों से बचाना। तो ये श्वेत रक्त कणिकाओं और एंटीबॉडी को पहुंचा देता है जहां पर रोग होता है और इसको वहीं पर लड़ करके ख़त्म कर देता है। छोटी आंत से वसा का अवशोषण भी ये लसिका ही करता है। तो ये इनके क्या होगा? कार्य। अब देख लेते हैं रक्त और लसिका में अंतर, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो रक्त और लसिका में अंतर, तो पहला है रक्त का रंग लाल होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। लसिका का रंग पीला होता है, आरबीसी नहीं होते हैं, केवल डब्ल्यूबीसी होते हैं। यह बंद परिसंचरण तंत्र में हृदय द्वारा पंप किया जाता है। यह लसिका तंत्र में बहता है और धीरे धीरे नसों में मिल जाता है। ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ले जाता है। मुख्य रूप से ये रोगाणु और वसा को ले जाने का कार्य करता है। रक्त का प्रवाह तेज और दबाव अधिक होता है, रक्त का प्रवाह धीमा और कम दबाव होता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रक्त और लसिका में अंतर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अब क्या। तो हम लोग पढ़ते पढ़ते अगले टॉपिक पर आ गए हैं जो कि हमारा टॉपिक नंबर है 9। और इसमें क्या पढ़ना है अपन को? पादपों में परिवहन। ठीक है, इसके बाद में बस हो ही गया, ये लास्ट टॉपिक है हमारा पादपों में परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आइए जरा देख लेते हैं इनकी सबसे पहले डाफिनेशन। क्या देख लेते हैं? डाफिनेशन। तो देखिए क्या है
कि सबसे पहले तो पेड़ पौधे वो हिल डुल नहीं सकते, सही बात है कि नहीं, ये पेड़ है ये यहाँ से हिलेगा नहीं, ठीक है। और पेड़ पौधे की कई कोशिकाएं मृत होती हैं, कैसी होती हैं, मृत होती हैं, इसलिए पौधों को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है, उनको कहीं जाना नहीं है तो ऊर्जा नहीं चाहिए। और मृत कोशिकाएं हैं तो ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनका परिवहन तंत्र धीमा होता है लेकिन बहुत दूरी तक हो सकता है, ठीक है। इनमें जाइलम और फ्लोएम परिवहन तंत्र की नलिकाएं हैं, ठीक है, परिवहन तंत्र की क्या है, नलिकाएं हैं। तो अब देख लीजिए क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं जाइलम द्वारा परिवहन कैसे होता है, फ्लोएम द्वारा परिवहन कैसे होता है। तो जब मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण बताया था, क्या बताया था, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। जब मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण बताया था, ये क्या हुआ भाई, जब मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण बताया था तब मैंने आप लोगों को परिवहन के बारे में बताया था कि कैसे जाइलम और फ्लोएम कार्य करते हैं। तो फिर एक बार फिर से इनको समझ लेते हैं। तो देखिए जाइलम क्या करता है, पानी और खनिज लवणों को जड़ों से लेकर के जाता है, कहाँ पर, पत्तियों तक। फ्लोएम क्या करता है, भोजन, एमिनो अम्ल और अन्य पदार्थों को ले जाता है। दिशा कैसी होती है, जाइलम केवल एक ही दिशा में कार्य करता है, नीचे से ऊपर, ठीक है, यानी कि जड़ों से पत्तियों तक। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो दोनों दिशाओं में काम करता है, ऊपर और नीचे दोनों, यानी पत्तियों से जड़ों तक और जड़ों से पत्तियों तक, ठीक है। अब देखते हैं जाइलम में कैसे होता है। तो जाइलम में ये जो परिवहन है वो भौतिक बलों और जड़ों के दबाव के द्वारा होता है और बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा भी होता है। लेकिन फ्लोएम में ये सक्रिय परिवहन एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इनके प्रमुख घटक हैं जाइलम वाहिकाएं और ट्रैकेड्स, और फ्लोएम के प्रमुख घटक हैं सिब नलिकाएं और सहायक कोशिकाएं, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या हमारा भाई साहब, पादपों में परिवहन। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और इनको डिटेल में। तो पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है, देखिए जरा। जड़ें, जो जड़ हैं वो दबाव, जड़ें मिट्टी से आयन को खींचती हैं। जो जड़ हैं, ये जड़ दबाव लिखा है, ये जड़ दबाव, ये हेडिंग है जड़ दबाव के आगे। जड़ें मिट्टी से आयन यानी कि लोहे को खींचती हैं, आयंस जो होते हैं, ठीक है, जैसे खनिज लवण और ये आयंस होते हैं उनको खींचती हैं। इससे जड़ के अंदर और बाहर आयनों की सांद्रता में अंतर हो जाता है, और जहाँ पर भी सांद्रता में अंतर हो जाता है वहाँ पर विसरण की क्रिया होने लगती है। तो इसका परिणाम क्या है, पानी मिट्टी से जड़ों में प्रवेश करता है और जाइलम में ऊपर की ओर धकेला जाता है। और बाष्पोत्सर्जन से पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में निकलना, इनका असर ये होता है कि पत्तियों से पानी बाहर निकलने लगता है, जिससे खिंचाव पैदा होता है। ऊपर की तरफ ये पानी निकलेगा, ऊपर की तरफ क्या निकलेगा, ये पानी। तो नीचे से जड़ों से खिंचाव बनेगा और ये जड़ें हैं फिर पानी को ऊपर की तरफ भेजेंगी। तो इनका रोल क्या है भाई साहब, पानी और खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक ले जाना और पौधे का तापमान को नियंत्रण करना। अब भोजन का परिवहन क्या है, तो पत्तियों में जो भोजन यानी कि शर्करा ग्लूकोज बनता है उसे पौधे के बाकी हिस्सों तक ले जाने की प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। यह काम फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। कहाँ पहुँचता है, तो ये जो भोजन है वो भंडारण अंग जैसे कि जड़ें, फल, बीज, बढ़ते हुए भाग और नई शाखाओं और फूलों में ये पहुँच जाता है। और भोजन का परिवहन दोनों दिशा में होता है, ये पहले ही अपन लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग 10वां पॉइंट, ठीक है, कौन सा, 10वां, मनुष्य में क्या है, उत्सर्जन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में क्या है, देखिए ज़रा, इसके लिए है ये आपका चित्र, क्योंकि ये 4 नंबर में पूछा जाता है कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। किसका चित्र बनाइए, उत्सर्जन तंत्र का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो शरीर के अंदर चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनने वाले जो हानिकारक व अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया, अमोनिया, अतिरिक्त पानी और लवण हो, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको ही उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। ये आपको पहले से ही पता है। इसके प्रमुख अंग कौन से हैं भाई साहब, गुर्दे हैं यानी कि किडनी हैं, त्वचा यानी कि त्वचा क्या करती है, पसीने को बाहर निकालती है, फेफड़े यानी कि CO2 को बाहर निकालते हैं। अब देख लेते हैं ये जो हमारी जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, ठीक है, यानी कि जो मानव मूत्र प्रणाली है उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं इसके अंग कौन कौन से हैं, तो 2 गुर्दे होते हैं यानी कि 2 किडनी होती हैं, एक ये वाली किडनी, एक ये वाली किडनी, ठीक है। तो देखिए
रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल को हटाते हैं, यानी कि एक छन्नी की तरह कार्य करते हैं। जो हमारे खून में नाइट्रोजन है जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, इनको हटा देते हैं। फिर दो मूत्र वाहिनियाँ, तो ये जो आपको दिख रही हैं ना, ये वाली एक और ये दो क्या होती हैं? मूत्र वाहिनियाँ। ये दो नलिकाएं होती हैं जो गुर्दों को मूत्राशय से जोड़ देती हैं, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ देती हैं। फिर इसके बाद में मूत्राशय होता है, यानी कि ब्लैडर होता है। यहाँ ये जो हमारा यूरिन है वो संग्रहित होता रहता है और जब आवश्यकता होती है तब यह यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। और यह काम है स्नायु तंत्र के नियंत्रण में रहता है। ठीक है, यानी कि जो बाथरूम को कंट्रोल करके रखते हैं अपन लोग, वो किस सिस्टम के द्वारा होता है? तो स्नायु यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। लास्ट है हमारा यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग। यह यूरिन को शरीर से बाहर निकालने का रास्ता होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख क्या हैं? भाग। और त्वचा को तो आपको पता ही है कि पसीना जो हमें निकलता है ये हमारे त्वचा के द्वारा बाहर अपशिष्ट को भेज दिया जाता है और फेफड़े से हमारी CO2 निकल जाती है। ठीक है, जिनको हम लोगों ने पहले समझ लिया। तो अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग किडनी के अंदर। कहाँ चलते हैं भाई साहब? किडनी के अंदर। अभी अपन क्लास के अंदर थे ना, आप कहाँ पहुँच जाते हैं? किडनी के अंदर। तो आइए भाई साहब किडनी के अंदर। तो देखिए, जो गुर्दा होता है यानी कि जो किडनी होती है, इसमें लाखों सूक्ष्म इकाइयाँ होती हैं और लगभग एक जो किडनी होती है उसमें 8 लाख से भी ज़्यादा क्या होती हैं? इकाइयाँ होती हैं, जिनको बोल देते हैं नेफ्रॉन। यानी कि किडनी की जो कार्यात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको बोल देते हैं क्या? नेफ्रॉन। तो गुर्दे की या किडनी की जो इकाई है उसको क्या बोल देते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, अब देखिए जरा, जैसे ही इस चित्र में देखिए, ये हमारी किडनी है। किडनी को जूम किया, उसके अंदर देखा तो कुछ ऐसी संरचना मिली। अब किडनी को और थोड़ा जूम किया तो हमें ये छोटी छोटी क्या मिली? संरचनाएं। और इन संरचनाओं को भी और अगर अपन लोगों ने जूम किया, पहले तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, और इस किडनी ये जो संरचनाएं मिली छोटी सी, इनको भी और अगर अपन ने जूम किया तो फिर अपन को मिला ये चीज़। और इसको भी अगर जूम करते हैं तो अपन को मिल जाती है एक नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु की संरचना। ठीक है, नेफ्रॉन को हिंदी में वृक्काणु बोलते हैं, जो कि क्या है? किडनी की इकाई है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर की कोशिका इकाई है, वैसे ही हमारी किडनी की इकाई क्या है? वृक्काणु या नेफ्रॉन। तो अब इस नेफ्रॉन का कार्य समझना है कि ये कैसे नेफ्रॉन ये कार्य करती है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी है, देखो कितनी, लेकिन इसको जूम किया गया है। तो नेफ्रॉन कैसे कार्य करती है? देखिए, नेफ्रॉन में सबसे पहले होता है निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन। तो रक्त है वो ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है। तो ये जो यहाँ पर जो छोटी छोटी एक गुच्छ टाइप के दिख रहे हैं ना, नसों की एक गुच्छ टाइप की, इनको बोल देते हैं ग्लेरुरस। तो ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है खून। यहाँ से पानी, यूरिया, लवण और ग्लूकोज जैसी छोटी छोटी चीज़ें छानकर बुमन कैप्सूल में चली जाती हैं और बड़े बड़े कण जैसे RBC प्रोटीन यहीं पर रह जाते हैं। तो ये बुमन कैप्सूल है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये क्या है? बुमन कैप्सूल। ठीक, फिर दूसरे में क्या होता है? ये निस्यंदन हो गया, यानी कि छट गए, यानी कि छन्नी जैसा काम हो गया। अब होता है पुनः अवशोषण। तो इसमें नेफ्रॉन की नलिकाओं में से जो ग्लूकोज और आवश्यक लवण पानी वापस रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, फिर होता है स्रवण। तो अतिरिक्त लवण यूरिया और नलिकाओं में जो स्रावित होकर के कहाँ चला जाता है? यूरिन में मिल जाते हैं। अंत में यह जो यूरिन है संग्रहित होकर के कहाँ चला जाता है? ब्लैडर में चला जाता है और फिर ये यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब देख लेते हैं उत्सर्जन का महत्व। तो एक नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से कार्य करती है। तो उत्सर्जन का महत्व क्या है? तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। तो विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना सुरक्षित रहता है। पानी और लवणों का संतुलन बना रहता है। शरीर का pH और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। ठीक है, यानी कंट्रोल में रहता है, जितना चाहिए उतना रहता है। तो अब देख लेते हैं भैया थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर देखो क्या है, एक चीज़ बहुत ही मस्त आई है, वो है क्या भैया? कृत्रिम गुर्दा। क्या लिखा है भैया? कृत्रिम गुर्दा, यानी कि हेमोडायलिसिस। क्या है? हेमोडायलिसिस। कैसे पढ़ रहा हूँ मैं? हेमोडायलिसिस। तो ये हेमोडायलिसिस कब उपयोगी होता है? तो देखिए जरा, जब क्या होता है, जब आपके गुर्दे हैं, आपके नहीं मतलब किसी और के हैं, जब आपके नहीं, जब गुर्दे, ठीक है, जब गुर्दे या किडनी काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि किडनी फेलियर हो जाती है,
तब रक्त को शुद्ध करने के लिए कृत्रिम गुर्दे का उपयोग किया जाता है। अब जैसे अपनी किडनी खराब हो जाए, और ये किडनी क्या काम करती हैं, रक्त को फिल्टर करती हैं, लेकिन यही खराब हो जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, कोई तो कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग कृत्रिम गुर्दे का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए काम कैसे करता है। तो रक्त को शरीर से निकाल करके मशीन में ले जाया जाता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर ये व्यक्ति है वो ऐसा लेटा हुआ है, इसकी किडनी है वो खराब है। ठीक है, ये बहुत शराब धूम्रपान बीड़ी मीड़ी पीता होगा, तभी तो इसकी किडनी बिडनी सब खराब हो गई है। तो देखिए ये क्या है, ये आदमी लेटा हुआ जिसकी किडनी खराब है, इसकी किडनी दोनों क्या है, खराब है या एक खराब है, या ठीक से काम नहीं करती हैं। तो इसके रक्त को क्या करेंगे, सबसे पहले एक मशीन में ले जाएंगे, और उस मशीन को हम लोग बोलते हैं क्या, एक मशीन ही है, और उस मशीन में भरा होता है अपोहन द्रव, जिसको बोल देते हैं डायलिसिस फ्लूइड। ये क्या करता है, इसकी सांद्रता है वो रक्त के जैसी होती है, यानी कि रक्त के जैसा ही फ्लूइड होता है, लेकिन रक्त नहीं होता है। ठीक है, इस मशीन में ये भरा होता है रक्त से। अब आगे क्या होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट नहीं होते हैं। रक्त से जब यूरिया, अतिरिक्त लवण और अपशिष्ट इस फ्लूइड में चले जाते हैं, रक्त जैसे हमारे शरीर से रक्त निकला, ये यूं इस मशीन में आया। अब इस मशीन में आया, और इस खून के साथ में क्या आए, बहुत ही अपशिष्ट पदार्थ आए, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ आए। तो ये पदार्थ क्या करेंगे, एक दूसरा जो फिल्टर लगा होगा तो वो इसमें चले जाएंगे। इसमें चले जाने के बाद यूरिया और अतिरिक्त लवण है वो इसमें आ जाएंगे, और फिर वापस से शुद्ध रक्त है वो होता हुआ कहाँ पर चला जाएगा, हमारे शरीर में जो कहते हो। तो इस प्रकार से ये हमारा कृत्रिम गुर्दा क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और कृत्रिम गुर्दे में पुनः अवशोषण नहीं होता है, उपयोग किए गए डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया और अतिरिक्त लवण इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से उपयोग करते हैं। तो ये हो गया भाई साहब कृत्रिम गुर्दे का कार्य। तो ये भी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि हेमोडायलिसिस क्या है, तो आप लोगों को ये याद कर लेनी है। ठीक है, कब उपयोग होता है, कैसे काम करता है, सब बता दिया गया है। अब भाई साहब हमारा लास्ट टॉपिक है, हमने भाई साहब किस में पढ़ लिया, पौधों में पढ़ लिया, किस में पढ़ लिया, पौधों में पढ़ लिया, जंतु में पढ़ लिया, उतने श्वसन पढ़ लिया, पोषण पढ़ लिया। अब पौधों में हम लोगों को रह गया था उत्सर्जन, यानी कि जैसे हम अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, ठीक है, बाथरूम के द्वारा, पॉटी के द्वारा और पसीने के द्वारा, तो अब पेड़ पौधे भी किसी तरीके से अपने शरीर के जो वेस्ट मटेरियल उनको निकालते होंगे, तो उसी को बोल देते हैं पौधों में उत्सर्जन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, जब पौधे अपने शरीर में बनने वाले अनावश्यक और हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं तो इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पौधों में अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि जैसे जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए प्राणदायिनी है, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन पौधों के लिए ये क्या है, बेस्ट मटेरियल है। क्या है, बेस्ट मटेरियल। तो ये प्रकाश संश्लेषण के समय बनता है, उसको कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये श्वसन के समय बनता है, तो इसको भी कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर। अब तीसरा है पानी। कभी कभी क्या होता है कि इसकी भी मात्रा अधिक हो जाती है, तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। जैसे कि गोंद, रेजिन और लेटेक्स, ये तने या पत्तियों के द्वारा क्या निकल जाते हैं, बाहर। जैसे ये गोंद और ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, रेजिन। पत्तियों का गिरना, कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं क्योंकि उनमें अपशिष्ट जमा हो जाते हैं, तो कुछ पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को यहाँ पर गिरा देते हैं। ठीक है, जिससे उनके अपशिष्ट बाहर चले जाते हैं। तो पौधों में इस प्रकार से उत्सर्जन का कार्य होता है। और उत्सर्जन के तरीके क्या हैं, स्टोमेटा गैसों का, बाष्पोत्सर्जन अतिरिक्त पानी, गोंद, रेजिन, लेटेक्स का स्राव तने द्वारा, पुरानी पत्तियां और छाल द्वारा गिराना, ये अपशिष्ट जमा होकर के बाहर निकल जाते हैं। विशेषता क्या है भाई साहब, पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन अंग जैसे किडनी नहीं होते हैं, इसलिए ये इस प्रकार से उत्सर्जन करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ धीरे धीरे सरल तरीके से बाहर निकलते हैं। गोंद बह रही है, यानी कि ये इसका वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधों में उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर हमने सारा का सारा चैप्टर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और यदि आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो भाई साहब चैनल को, और बहन जी आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको जल्द ही देने वाला हूँ एनसीईआरटी के सारे आंसर्स। अभी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझा दिया है।
अभी जो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं उनको मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, बिल्कुल छोटे छोटे स्वीट स्वीट। तो उनके लिए भाई साहब क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। और अब मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।